discuss the nitty-gritty of the Shimla agreement today. Fine. So far what we have discussed, just a quick recap. क्या किया था? Just to give you an idea. So we have discussed क्या किया था? If you are able to recall. कश्मीर का हमने हाँ देखा था. Plus we have seen the कश्मीर का क्या इशू था. Fine. So हमने एक largely 90% तक कश्मीर का देख लिया. Now we will carry forward कि कश्मीर के बाद क्या हुआ था एंड चीज़ें कैसे कैसे बदली हैं. फाइन, दैट विल बी आज अवर टुडेज. फाइन. सो नहीं बचा हुआ है. सो इट्स वेरी मच रिलेटेड टू कश्मीर इशू एज वेल. फाइन, क्योंकि कश्मीर इशू का इसके ऊपर एक लास्ट टाइम तक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा रहा. सो व्हाट वाज शिमला एग्रीमेंट एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट व्हेन इट वाज साइंड? नहीं, कल भी मैंने बताया था ये. नहीं, कल भूल जाते हो. शिमला एग्रीमेंट. सो देयर आर लार्जली अभी के टाइम में रिसेंटली 3 लार्ज फाइट बिटवीन इंडो पाक. कल भी मैंने यही फोटो बनाया था. लिखा उखा करो थोड़ा बहुत, प्रवचन सुन लेते हो, भूल जाते हो. सो फर्स्ट वाज द just after when India got the freedom. Second was 1962, sorry 1965, and third was in 1971. Fine. So 1971 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ, द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, वी कॉल इट शिमला एग्रीमेंट. क्या कहते हैं? शिमला. एंड शिमला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अभी तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई, बट पहले के टाइम में इट यूज टू बी द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फाइन. क्यों होता था समर कैपिटल? टूरिस्ट प्लेस तो बनाया है. मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ इंडिया इज ओनली गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स टू इंडिया. ब्रिटिशर्स ने बहुत ख़राब काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए हैं. फाइन. तो उसमें से कुछ ऐसे हैं कि शिमला और डलहौजी और मनाली जो है ना, उनकी सिग्निफिकेंस, बिकॉज देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटेन. इट इज़ टेम्परेट कोल्ड. और यहाँ पे क्या है, वी यूज टू हैविंग लार्जली क्या, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है इंडिया का? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच में. बट शिमला इज ए प्लेस जहाँ पे एक्चुअली टेम्परेट टाइप का कंडीशन है. स्नोफॉल होता है तो उनको गर्मी बड़ी लगती थी समर्स में. दैट्स वाई दे हैव ट्रांसफर्ड देयर समर कैपिटल टू द शिमला, एंड दैट्स वाई दे यूज टू लव ऑल दीज हिल स्टेशन. अकॉर्डिंगली हिल स्टेशन का डेवलपमेंट होता है. और यू विल सी लॉट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज एंड लॉट्स ऑफ द एग्रीमेंट वॉज अकॉर्डेड इन द शिमला. दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि शिमला का क्या इंपॉर्टेंस है. दैट्स वाई अभी याद रहेगा शिमला एग्रीमेंट हुआ था दैट 1971 वॉर के बाद. फाइन. हाँ बस शुरू हुआ है. आप कश्मीर वाला आप थोड़ा सा मिस कर गए, सो वीडियो देख लेना तो इट विल हेल्प यू. फाइन. सो देखते हैं व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज ऑफ द शिमला एग्रीमेंट. सो कैन वी, बिकॉज इट इज़ द बेस फ्रेमवर्क बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान के साथ जितने भी पीस की चीज़ें बात होंगी उसमें शिमला एग्रीमेंट की हमेशा चर्चा होती है. दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड द शिमला एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. फाइन. चलिए. सो व्हाट आर द हु साइंड इट वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो. फाइन. इन शिमला आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. फाइन. इट वाज मोर देन ए पीस ट्रीटी, laid the groundwork for the good neighborly relation between India and Pakistan. Again, it was not a peace, beyond the peace चीज़ें थी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी complicated थी. They have tried to de-escalate things after the अपना 1971 के बाद. Fine. Agreed to convert the ceasefire line of the December 17, 1971 into the line of control, LOC. हमने पीछे भी देखा था. कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? कराची और लाहौर और कौन सा था 1948 के बाद था ना. सो वी विल कीप ऑन रिकॉलिंग दैट थिंग बिकॉज उसका कहीं ना कहीं आगे भी सियाचिन वाले इशू के साथ भी इशू रिलेटेड है. फाइन. तो डोंट फॉरगेट ऑल दिस एग्रीमेंट बिटवीन द 3-4 ही हैं, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं याद करना. फाइन. सो ऑल्सो तो LOC डिफेक्टो हो गया. उसके बाद लास्ट एक्ट ऑफ द पाकिस्तान लैंड कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर बाय इंडिया वाज रिटर्न एज ए गुडविल गेस्चर. सो इट इज अगेन ए ब्लॉट ऑन इंडियन डिप्लोमेसी कहा जाता है. एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कॉल इट ए ब्लॉट ऑन द इंडियन डिप्लोमेसी बिकॉज वी वेर एट द एडवांटेजियस पोजिशन ड्यूरिंग 1971. बहुत ही क्लियर विक्ट्री थी. मैंने 1962 का बोला था, 1965 का भी बोला था. 1965 में इट वॉज नॉट क्लियर कि कौन जीता. क्लियरली इट वॉज नॉट क्लियर, बट इसमें हमने टेंजेबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके से उनको हराया था. सो इट वॉज ए ग्रेट विन फॉर इंडिया. स्टिल इंडिया हैव गिवन देम एमनेस्टी थिंग्स. उनको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा करवा दिया हमने. उसका रिजल्ट क्या होता है? इट इज़ फेमसली नॉन एज ए वी हैव वॉन द बैटल इन द
ग्राउंड बट लॉस द, ठीक है, टेबल, फाइन। और अटल बिहारी जी ने उनको कहा था कि दैट इंडिया वाज सोल्ड, क्या कहा था, देख सकते हैं, वाज कंडेम्ड बाय मेनी इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, लीडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, डिस्क्राइब्ड एज ए सेल आउट। उन्होंने कहा भारत को तो बेच दिया इन्होंने, जीत के इतने लोग, हमारी कैजुअलिटी भी वो, इतना सारा परेशानी हुई, स्टिल हमने उनको सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर दी। तो देयर आर टू व्यूज़, कोई कहते हैं ये अच्छा था, कोई कहते हैं खराब था, अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन, फाइन। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू द इंडिया पाकिस्तान एंड दैट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन द कश्मीर इशू इज, नाम सुना है कभी इसका, यूनाइटेड मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, नाम सुना है या नहीं आया? सो इसमें आप क्लास में नहीं आए थे ना, इसलिए नहीं आया। सो 1971 में वॉर हुआ था, वॉर के बाद हमेशा पीस होती है। पीस ट्रीटी में कहा गया कि हमारी जो पुरानी, हम जिस पोजीशन पे थे इस डेट को, फाइन, कब थे, 17 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर को लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया था, फाइन, सॉरी, लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश। देखिए द डेडलाइन इज 17 दिसंबर ऑफ 1971, फाइन। बांग्लादेश को लिबरेशन कब मिला है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखना होगा तो देख लेना, मिलिंद सोमन में लीड एक्टिंग में है, 16 दिसंबर, फाइन। दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है, सो वेरी फ्यूचरिस्टिक, हाँ। तो 17 दिसंबर को जो सी आर्मी जिस जगह पे थी उसी जगह पे उसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया, इन द ईस्टर्न बॉर्डर एज वेल एज इन द वेस्टर्न बॉर्डर। सो दिस इज इंडिया रफली, सो दैट इज द बांग्लादेश, डोंट टेक इट लिटरली, ठीक है ना। सो बांग्लादेश 16 दिसंबर को बन गया था, तो यहाँ पे जो डिफेक्टो लाइन बन गई है वही होगी। प्लस इंडिया ने भी कुछ एडवांसेस किए थे यहाँ पे, थोड़े बहुत किए थे, बट हम लोगों ने उसको दे दिया। तो हमने उनको क्या किया, एडवांस से वापस आए और हमने कहा कि आपकी जो भी टेरिटरी अपने पास है को हमें कोई मतलब नहीं है। दैट इज द शिमला एग्रीमेंट लार्जली, एंड इट ऑल्सो लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इसी में ये हुआ था कि ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व बायलैटरली। कैसे होगा, बायलैटरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलैटरल, बस दो ही पार्टी रहेंगी, जो डिस्प्यूटिंग पार्टी हैं वही मिलके करेंगी। इसलिए कभी भी कश्मीर का कोई इशू आता है तो कहते हैं कि मल्टीलेटरल, जब भी होता है पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान का कहना है मल्टीलेटरल रिजोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया हमेशा कहती है इट इज इंटरनल मैटर, सो वी विल सॉल्व बायलैटरली, फाइन। दैट वाज द लार्ज एस्पेक्ट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। अभी क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया सिमिलर डिस्प्यूट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, उससे पहले लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द सॉल्यूशन टू द कश्मीर इशू before coming to that organization, that is United Nations Military Observatory Group, fine. So what can be the ultimate solution of the Kashmir dispute? अभी तक आपको कुछ आइडिया लगा होगा, war is not an option, fine, खत्म। उनके ऊपर अटैक करना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, वार मतलब उन्होंने कुछ किया, हमने कुछ अटैक किया, दोनों तरफ से कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑप्शन, यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, फाइन, जिसको कहते हैं CBMs, दैट इज द अल्टीमेट ऑप्शंस। आप उनके गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बनाइए, हमारी गवर्नमेंट में उनके बनाइए, इट शुड बी म्यूचुअल। ऐसा नहीं कि हमें ही सब कुछ, हमें कॉन्फिडेंस करना है, उनको भी कुछ ना कुछ हमें देते रहना, फाइन। Also, India need to boost in internal security. There is no alternative to it, fine. Because हमने कहा कि we can't, that is again famous quote for the security purposes, कि जैसे एक security agency होती है ना, या जो defense personnel होते हैं, उनका काम एक गोली की तरह होता है। गोली means जो फुटबॉलर होता है, जो गोल पोस्ट को बचाता है। So no matter he can save 95 goals in a match, he can save. बट यदि एक गोल भी लग गया, गोल पोस्ट के बाहर हो गया, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ गोल, इट इज कंसीडर्ड एज अ ब्लॉट। फॉर एग्जांपल, आपने कितना भी कुछ भी कर लिया, बट 26-11 हो ही जाएगा, बिकॉज वो उनको एक चांस चाहिए, उनको हिट करने के लिए आपको एक चांस चाहिए, आपको 99 बार सफल होना पड़ेगा, बट दे ओनली नीड वन चांस टू हिट यू। सेम गोज विद पुलवामा और एनी सच इंसिडेंट्स जहाँ पे देयर इज ओनली मैटर ऑफ लक एंड दे नीड ओनली वन लक, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी एजेंसीज नीड 99 times luck. This is a very hard won battle, fine. That's why to secure internal security is very, very important. Until unless your inner boundaries are, secure, you won't be able to solve Kashmir issue. That is the ultimate problem. Inside the Kashmir plus outside the Kashmir, both sides internal security का secure करना is very important, fine. So that is the ultimate solution. And यहाँ पे लिखा हो क्या? Bullets can't win peace. गोलियों से कहीं peace नहीं आती. It can be a temporary but sustainable peace can always brought by whom? That was the dialogues, confidence building measures or all these things, fine. चलिए,
Now let us try to understand the next organization that is again very much related to the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. तो याद कीजिए 1948 में जैसे ही कश्मीर का इशू थोड़ा ख़त्म होने लगा था, तो हमारे नेहरू जी कहाँ चले गए थे? यूएन चले गए थे। यूएन में जाके उन्होंने क्या कहा था कि मालिक सॉल्व करो, दिक्कत हो गई है। फाइन। सो यूएन की दो एजेंसीज हैं लार्जली, डू यू नो? दैट इज यूएनजीए and that is UN Security Council. Fine. What is difference between both the ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, but in case you know, basically ये जनरल बॉडी है। फाइन। इसमें सब कुछ बैठते बुठते हैं। दिस एजेंसी सिक्योर थिंग्स, जिसका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड को, एंड P5 कंट्रीज इसमें मानी जाती हैं, जिसमें चाइना भी एक पार्ट है। फाइन। यूएसए, रशिया, सारी कंट्रीज जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं 198 ही कंट्रीज हैं। फाइन। सो जनरल असेंबली यूएनजीए बोलते हैं, जनरल। और वो क्या सिक्योरिटी काउंसिल, वो इलीट बॉडी है। उसमें 5 लोग परमानेंट मेंबर है, 15 लोग जो होते हैं टेम्पररी होते हैं। इसमें इंडिया भी अभी इंक्लूड है। फाइन। सो दैट इज द वहाँ पे ऑल दीज थिंग्स, पीस ब्रोकिंग एंड ऑल आर डन। सो इंडिया की यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा कि वी विल पुट ए ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका ये काम होगा जो 1948 को जो सीज फायर लाइन बनी है उस चीज़ को मेंटेन करना और देखना कि कोई इशू ना हो रहा हो। फाइन। और लार्जली ये करना कि वंस थिंग्स आर बेटर वी कैन रिजॉल्व दिस इशू। दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अपना यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ग्रुप, ऑब्जर्वेटरी ग्रुप। फाइन। सो इनिशियली पाकिस्तान ने उसको बहुत अच्छे से लिया बिकॉज इट वॉज प्रो पाकिस्तान ग्रुप। फाइन। उनको लगता था पाकिस्तान इज ऑपरेट। एट द सेम टाइम इंडिया ने भी उनको काफ़ी इज्जत दी, बट इंडिया ने कभी कश्मीर में उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की जगह नहीं दी। फाइन। सब्सिक्वेंटली 2014 में बड़ा इंटरेस्टिंग घटना होता है। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, यूएन मिलिट्री ग्रुप को कहा कि आप बैकपैक करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपको कोई काम नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन लुक्स फॉर द इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड कश्मीर इज एन इंटरनल इशू ऑफ इंडिया। जो इंटरनेशनल इशू में जो इंटरनल इशू है, इसमें इंटरनेशनल ग्रुप क्या कर रही है, दैट वाज द लॉजिक ऑफ द इंडिया। सस्टेनेबल लॉजिक है। और उन्होंने कहा कि लेके बैग वैग चले जाओ, तो थोड़ा सा विरोध हुआ। तो उन्होंने कहा रहो यहाँ पे, चाय वाय पियो अपने चाणक्यपुरी में, लेकिन कश्मीर वश्मीर मत जाया करो, बहुत हो गया। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान वाले साइड में हैं वो उनको काफ़ी प्रमोट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहती है ये चीज़ें मल्टीलेटरल बनी रहे। दे नेवर वांट कि वो बायलैटरल रहे। बायलैटरल रहेगा तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बात करेंगे, मल्टीलेटरल रहेगा तो यूनाइटेड नेशन जैसे ग्रुप काम करेंगे, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान को एक बार फायदा हो चुका है। So that's why they want this group to be there. Fine. Let us try to see the various nuances of this group. तो कहाँ से इसका background हुआ देख लीजिए। कराची एग्रीमेंट, try to recall again 1948. Fine. UNCIP was to observe ceasefire line with the help of the local commanders on both sides after Indo-Pak War of 1947. Fine. In the above connection, UNGA appointed United Nations Commission on India and Pakistan, that UNCIP, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया, which was later expanded to include military advisors and group of military observer, after which it came to be known as United Nations Military Observatory Group in India and Pakistan. Fine. चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देख लेते हैं। पहला है टू accompany local authorities in their investigation. कुछ भी इशू होता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं या फिर सीज फायर का वायलेशन होता है, तो ये इनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टू गैदर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन किससे खुश है, कौन किससे नाराज है। एंड थर्ड इज द टू प्रिपेयर रिपोर्ट accurately, impartially and correctly. That was their objective. ये prelims में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, for prelims के लिए important. Fine. चलिए also ये जो ग्रुप है, it could be terminated only by the decision of United Nations Security Council. It has to task to oversee the strict observation of the ceasefire of December 97 and report to UNGA. पहला ये था 1948 का, बट उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई। अब 1971 के ऊपर जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर सीज फायर मेंटेन रहे, वो इसका काम है। बट डू यू थिंक कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? इसका ऑब्जेक्टिव कभी पूरा होगा क्या? कभी नहीं होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ द सीज फायर वायलेशंस। फाइन। नॉट ओनली दैट, इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जिस दिन अक्साई चीन गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने जिस दिन गिफ्ट कर दिया था अक्साई चीन चाइना को, उसी दिन इस ग्रुप की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। और ना इंडिया का पोजीशन आपको पता है, दे कॉल कि इंडिया से इंटरनल अफेयर है, तो यहाँ पे बाहर की बॉडी क्या कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन भी अब इसको इंडिया का इंटरनल अफेयर ही मानती है। दैट इज विन फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी। फाइन। चलिए
और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 2014 में विन अप करने के लिए बोला था। अगेन इंडिया का पोजीशन इज इंडिया इंटरनल इशू, और पाकिस्तान उसको हमेशा फैसिलिटेट करते रहता है, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि ये हमेशा इंटरनल इशू बना रहे। फाइन, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ बात करते हैं कि जो इंडिया के भी रिसेंट पोस्चर्स हैं इन कश्मीर, एंड इंडिया डिड बालाकोट प्लस सर्जिकल स्ट्राइक, यही होगा। सो इससे क्या ये वाला कश्मीर का जो इशू है, ये अभी क्या बायलेटरल इशू ही रह गया कि मल्टीलेटरल या इंटरनेशनल इशू हो गया? व्हाट यू थिंक? हो गया है ना, इंटरनेशनलाइज हो गया। अब देखिए, व्हाट इज इंडियाज लार्जर गोल? टू कीप दिस ए बायलेटरल थिंग, बट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज मेकिंग थिंग्स मल्टीलेटरल और इंटरनेशनल। सो अल्टीमेट विक्ट्री किसको मिलेगी इसमें? पाकिस्तान को मिलेगी। सो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारा एक लार्जर गोल है उससे डेविएट हो रहा है। ऑल्दो इट वॉज मच नीडेड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अगेन वी हैव टू कैलकुलेट। क्या क्या? हाँ, दैट इज द थिंग ना कि फॉर द पॉलिटिकल गेन्स यू आर डिक्लेयरिंग इट। अब डिक्लेयर कर दिया तो क्या हो जाता है, ग्रेविटी चीज़ों की बढ़ जाती है, बिकॉज नो इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज़ पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री ऑपरेशन। सो इसके कारण क्या होता है, अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स होने लगती है। एंड इंडिया में बात अभी के टाइम में ज़्यादा होने लगा कि मिलिट्री को बार बार पॉलिटिक्स में खींचे, और ये हुआ भी था। यू सीन जब अभिनंदन वापस आए गए थे तो अपने क्या कहते हैं इसको, जो चुनाव कराती है इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली कहा था कि यू कांट यूज इमेज ऑफ अभिनंदन एंड द बालाकोट स्ट्राइक इन द पॉलिटिकल रैलीज एंड ऑल। स्टिल ईच एंड एवरी क्या कहते हैं पार्टी वायलेटेड दिस रूल। फाइन, सबने किया था। सो दिस इज द थिंग दैट शोज कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में होता है, दैट इज इट्स अ मिक्स कॉकटेल ऑफ द मिलिट्री प्लस पॉलिटिक्स। इट इज they are trying to we are trying to implicate Pakistan का situation कहीं ना कहीं। फाइन, and it is largely dangerous for the democracy, largely dangerous, because ultimately they are also wanting this only, they are wanting क्या कि इंडिया टू नेशन थ्योरी की कहीं ना कहीं वैलिडिटी मिल जाए, इंडिया ऐसा कुछ काम करे जिससे उसे वैलिडिटी मिल जाए, तभी तो उनको एक मोरल अपर ग्राउंड मिलेगा। एंड वी आर रिपीटेडली डूइंग, एंड हम लोग फंस ही जाते हैं इस चक्कर में हमेशा। दैट्स वाई, अब मैंने एक बार बोला भी था, इट इज ऑल्दो यू कैन लाइक ही सेड कि वी शुड बी हैविंग इकोनॉमिक हिंदू राष्ट्र, जिसकी बात करते हैं, करनी भी बात है, तो ट्राई टू डू लार्जर डू द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द साउथ एशिया रादर देन मेकिंग ए पॉलिटिकल एंटिटी, मेक इट ए इकोनॉमिक एंटिटी लाइक यूरोपियन यूनियन। सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। आपका ड्रीम्स भी हैं यदि यूनाइट करने के पूरे इंडिया को, यू कैन डू इट इकोनॉमिकली एज वेल, दैट इज मोर वाइबल, मोर सस्टेनेबल, मोर पीसफुल। पॉलिटिक्स इज लाइक कहते हैं ना कि देश जो होता है कागज के टुकड़ों पे ही बना हुआ होता है और कुछ नहीं होता। इट इज द फीलिंग दैट बाइंड्स अस, मैंने बताया भी नेशन एंड स्टेट के। सो वी शुड बी रिफ्रेनिंग फ्रॉम ऑल दीज हाइपर एक्टिविटीज, अदरवाइज इट विल बैकफायर, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा हमें। फाइन, फायदे भी हैं, नो डाउट फायदा है, अटैक कुछ ना कुछ कंटेन हुआ, नहीं करते तो और दिक्कत होती, अभी कर दिया तो ग्रेविटी पाकिस्तान के ऊपर भी बढ़ गई है, बट उसके कंसिक्वेंसेज भी हैं, खराब कंसिक्वेंसेज भी हैं। सो देर आर बोथ थिंग्स, थोड़ा सा बैलेंस करके लिखना भी है, यदि लिखना भी है इस टाइप के व्यूज में जो कंट्रोवर्शियल है, काफी थोड़ा सा पॉलिटिकल टोन है इसमें, तो ट्राई टू बैलेंस थिंग्स। फाइन, या हाँ हाँ, नहीं पूछिए। हाँ, कुछ नहीं होता, बता देता हूँ। कोई मूवी देखने जाते हो, यदि हॉल में जा रहे हो जिसमें पैसा लगता है, तो एक बार रिव्यू देखते हो ना, क्या बोलते हैं उसको? रिव्यू देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिल्म क्रिटिक्स बोलते हैं। जो फिल्म क्रिटिक होता है वो क्या करता है, सिर्फ गाली देता है फिल्म को, अनटिल अनलेस इट इज टू बैड। फाइन, दोनों करता है, तो क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स ही होता है, एंड क्रिटिकल आपको किसी भी चीज का प्रो भी बताना होता है इस चीज में, एंड कॉन्स भी बताना होता है। फाइन, डिपेंड करता है, इफ थिंग्स आर इन फेवर ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल यही वाला सर्जिकल स्ट्राइक, सो कीप रेशियो 70 to 30% until unless you are from an institute that is generally उनका एंटी इंडिया स्टैंस रहता है, कोट एंड कोट। फाइन, सो यदि इस टाइप के इश्यूज हैं तो कीप इट 70-30 का रेशियो, प्रो में 70% बातें लिखनी है, बट ट्राई टू बैलेंस इट एज वेल, 30% जो जेन्युइन है। प्रो में भी ऐसा नहीं लिखना जिसमें आपने फ्लॉवरी चीजें दे दी, नेवर डू इट। फाइनली कम टू द कंक्लूजन शुड बी फ्यूचरिस्टिक, it should be solution oriented,
Because ultimately, what is role of a civil servant? To find solutions of the problem. There are lots of the problems. You are not supposed to only discuss the problem. You are supposed to come to a conclusion as well. And it should be futuristic. ऐसा नहीं कि nuke कर दो. It is not there. Fine. So you need to. नहीं देखिए, it doesn't मानने वाला नहीं मानने वाला. आप यदि किसी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आपकी सलाह यदि आप हैं उस बॉडी में तो आपको उसको कैटर किया जाता है. मेरा खुद का मतलब आई हैव द पर्सनल एग्जाम. सो आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट. फाइन. अभी उसको नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बोल दिया गया, NFSU. वहाँ में जो होते थे, इट यूज टू बी DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, यूज टू बी द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. उसके बाद एक IG होता था, उसके नीचे हम लोग होते थे. आई यूज टू बी सबसे नीचे वाला, ऑफिसर्स देंगे सबसे नीचे वाला. फाइन. सो हमारी मीटिंग होती थी. कई बार मैंने कुछ सजेशन दिए हैं जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है. द सेम गोज विद एनी डिसीजन मेकिंग बॉडी. यदि आप पॉलिसी मेकिंग सिचुएशन में हैं तो आपकी बात को देखा जाता है, माना जाता है, इफ़ इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. मीटिंग की बात नहीं है. मीटिंग के बाद आपको एक बनाया जाता है कि आप उसके माइन्यूट्स भेजिए. फाइन. मीटिंग के उस माइन्यूट में आपने यदि साइन किया है, कुछ सजेशन दिया है, तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड तो मानेंगे. इनफॉर्मल तो नहीं मानेंगे. इनफॉर्मल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फाइन. फॉर्मली यदि आपने कुछ दिया है तो मैंने देखा, बहुत बार देखा, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मानते हैं. फाइन. चलिए, बट आपकी बात नहीं मानेंगे कोई. आप तो एस्पिरेंट है ना अभी. हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या है. दैट लाइक इफ योर रोल इज इनटू द पॉलिसी मेकिंग, आप थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया देता हूँ. वन इज लेजिस्लेशन. फाइन. अगेन इट इज नॉट टॉपिक, बट पूछ लिया आपको तो मैं आपको, मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है आपको. फाइन. हु मेक्स रूल्स? देयर आर 3 बॉडी ऑफ governance, that is called judiciary, legislation and executive. Fine. So you are largely saying कि जो IAS या IPS होते हैं, that is executive. Fine. So इनका काम execute करना होता है. At legislation का काम इनका होता है, यही you are saying ना. But there is a second thing, that is called delegated legislation. क्या कहते हैं? Delegated legislation. क्या कहते हैं? Fine. So आपने कोई रूल देखा क्या? आर्टिकल 370 अभी एब्रोगेट हुआ है. So आपने 2 लाइन पढ़ लिया होगा, 4 लाइन, वही पार्लियामेंट में पास हो गया. दैट इज द वर्क ऑफ द लेजिस्लेटर. तो 4-5 लाइन डिस्कस करना. दे डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. वो मोटा मोटा कहते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, ये प्रोविजन है. बट उसके बियॉन्ड जो चीजें होती हैं वो कौन करता है? दैट इज आपके सिविल सर्वेंट. इनका काम होता है जो लेजिस्लेशन है उसको और ज्यादा नलीफाई करना, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करना, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करना. मीन्स वो छोटी छोटी जो सब सेक्शंस हैं, उसके सब सेक्शंस हैं, डोमिसाइल्स हैं, वो सब जो काम करता है. दैट यदि आप IAS हैं बाद इवन की, हाँ होता है ना फायदा. लाइक दे हैव द लिमिट. 500 जो 552 अपने MPs हैं, दे कांट डू ईच एंड एवरीथिंग. सो देयर इज टू असिस्ट देम देयर आर IAS एंड IPS एंड ऑल द कैडर्स. फाइन. इनका काम होता है इसी चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करके उसको इंप्लीमेंट करना. फाइन. सो इनका ये भी काम होता है एग्जीक्यूट करना. बट इट्स वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज टू डू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. जो खुद से लॉ बनाते हैं और फिर इंप्लीमेंट कराते हैं. कई एक बार ये प्रपोजल भेजते हैं जिसको ये इंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बजट में. फाइन. इन द बजट द इनपुट्स ऑफ ऑल दोज डिपार्टमेंट आर टेकन केयर. उसके बाद उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करता है. सो बोथ देयर इज. इंडिया में देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर, ऑल्दो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी लॉ भी बना सकती है. कैन यू नो? डू यू नो कौन सा होता है? सो judiciary can make laws. There is one article 142 I guess, that is called complete justice. सुना है इसका नाम कभी? ऑर्डिनेंस जुडिशरी कहाँ करती है? या देयर आर वेरियस थिंग्स. कोई भी इसको रूल रेगुलेशन बना देती है. फाइन. सो दिस इज डन बाय द अपना क्या कहते हैं इसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा. एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ ही नहीं बनाती, वो जुडिशरी का भी काम करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ there's a क्या कहते हैं इम्पीचमेंट. फाइन. इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो रहा था तो वो क्या करती है? जज ही तो करती है एक आदमी को, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस. फाइन. सो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, बट वेरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है. सो बेसिकली इट्स अ बेटर वर्ड टू से देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन एंड नॉट पावर. बट अपना क्या कहते हैं अपने इसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर. बट आप एकदम से डिटेल में जाएंगे तो यू विल फील कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन पर से. फंक्शन सबके अलग अलग है. ठीक है, अब क्लियर है? चलिए
So we were talking about the United Nation Military Observatory Group. Fine. So again कुछ इनके फायदे भी हैं और कुछ इनके नुकसान भी हैं. लाइक उनके फायदे तो देयर आर लॉट्स, कुछ इसके नुकसान हैं, वी हैव डिस्कस. फायदे में ये कहा जाता है कि सिंस दे आर वर्किंग इन दिस एरिया सिंस लास्ट 70 years, सो दे हैव डेवलप्ड एक्सपर्टीज ऑफ दिस थिंग कश्मीर इशू, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह कर रखा है चीज़ों को. सो दे शुड बी गिवन ए ग्रीन गो इफ देर इज एनी रिजॉल्व, if there is any talk between India and Pakistan. Fine, it's valid as well. तो इनको कहते हैं कि this is the organization that can make things better for the India and Pakistan, और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, so they have competent authority, so it's legit also. Fine, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कश्मीर के सोल्यूशन में इसका नाम डाल सकते हैं. फाइन, although keeping in mind the India's stance. Fine, चलिए. All no, not only that, there are so many human right violations in the Kashmir. फिर हम यदि कहेंगे इफ एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन कश्मीर, इट विल बी क्या ज़्यादा हो जाएगा. एंड देयर आर ह्यूमन राइट वायलेशंस, वी हैव सीन लॉट्स ऑफ द केस. अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सोफिया में हुआ था, शायद रेप का केस हो गया था. फाइन, इसके ऊपर इंक्वायरीज आई हुई हैं. सो देयर आर ह्यूमन राइट वायलेशंस. इसलिए कश्मीर का इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता अनटिल अनलेस इंडिया अपनी जो मस्कुलर पॉलिसी है थोड़ी इसको कम कर दे. अभी आर्टिकल 370 के बाद वी हैव सीन की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी मसल फ्लैक्सिंग करी है वहाँ पे. आर्मी को काफ़ी अथॉरिटीज़ दे रखी है, तो आप कब तक करेंगे आर्मी. देयर विल बी डे जब आर्मी भी थोड़ी परेशान हो जाएगी, और नहीं होगी तो लोग भी परेशान हो जाएंगे. फाइन, सो अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू ए सोल्यूशन जहाँ पे हम अटल बिहारी की चीज़ों को करें, दैट इज कश्मीरियत, जमहूरियत एंड इंसानियत. इन तीन चीज़ ही बेस होनी चाहिए हमारी कश्मीर पॉलिसीज़ के ऊपर. अदरवाइज दिस थिंग इंसर्जेंसीज विल गो ऑन. और इंसर्जेंसी क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज वेल. फाइन, हालांकि पाकिस्तान इसको फ्यूल करता है, इट्स वैलिड, बट इंडिया के भी कुछ इशूज़ हैं. क्या कहते हैं, डेवलपमेंट वर्क इज नॉट देयर इन द कश्मीर. जॉब नहीं है वहाँ पे. फाइन, एजुकेशन की कमी है. यू विल सी लॉट ऑफ द कश्मीरी अभी एजुकेशन के लिए इधर आते हैं. और इंटीग्रेशन काफ़ी कम है, देयर इज अ पुअर इंटीग्रेशन. सो वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ आर्टिकल 370 इज इट ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स. सो वहाँ पे अभी क्या होगा, एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट बढ़ रहे हैं. टूर एंड टूरिज्म जब भी अच्छा होगा जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर तभी अच्छा होगा जब वहाँ पे आर्मी रहेगी. अनटिल देयर इज आर्मी, तभी कहीं ना कहीं 370 का फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है. फायदा जो है उसको थोड़ा एम्पलीफाई करने की जरूरत है, जो नुकसान है उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है. फाइन, नहीं तो कभी कश्मीर का सॉल्यूशन नहीं हो सकता. यू कांट कीप इतना बड़ा स्टेट ऑन ए गन पॉइंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट ह्यूमन एज वेल. सो देयर इज एकदम कन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी हैं हमारे वहाँ पे, बट अगेन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कीप ऑन ब्लीडिंग इंडिया फॉर द जितने टाइम तक हो सकता है पाकिस्तान वही चाहेगा. फाइन, चलिए. ऑल्सो इंडिया वांट टू बी बिकम एन क्या कहते हैं परमानेंट मेंबर, दैट वी हैव सीन. यदि परमानेंट मेंबर रहना तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज की भी आपको की इज्जत करनी पड़ेगी. सो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ग्रुप जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड यू आर सेइंग देम टू पैक देयर बैग. सो इट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन योर इमेज. एंड ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस का जो आपका मीटिंग्स होंगी जो आपको परमानेंट मेंबरशिप की, उसमें इस बात को भी उठाया जाएगा कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इटसेल्फ यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज. सो हाउ यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज एंड हाउ यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग. फाइन, दैट्स वाई कहा जाता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा ना कहीं इनको कंसेशन देना होगा. जो आप करें कि आप बैक पैक करके चले जाओ, इट इज़ नॉट गुड पर्स से. ठीक है, क्लियर है ये. चलिए. So there is a very famous picture, you can see it. It is reflective of the situation of India actually and in the Kashmir. So it is again ज़्यादा metaphorical है. Reason कि this is India. You can see जो it is not actual picture वाला नहीं है. ये कहता हूँ इंडिया है जो बहुत ही मेहमत साइज का है, और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट हैं, वो उसको किक मार रहे हैं. So दोनों को पता है दोनों को नुकसान है, but they will do because there is a clash of interest and they will keep on doing this thing. Fine. So ये फोटो ऐसा नहीं कि I want to portray a section of Kashmiri society into the bad picture, but it is the situation. That's why it's symbolic only. Fine, चलिए. हाँ, तो छोटे बच्चे होते हैं, you will see lot of the radical बच्चे जो होते हैं, radicalization is very fact actually. और अब कहीं जाइए तो you will see all these things. और there is again counter हम लोग कहते हैं इसको, कहीं ना कहीं counter productive हो जाती हैं चीज़ें. Fine. यदि आर्मी रहती है वहाँ पे तो आर्मी का काम क्या है? सो आर्मी का काम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, कहीं पे नहीं होता. आर्मी का काम है लिथलिटी. दे आर ट्रेन टू किल. फाइन. और यदि वो रहते हैं तो कहीं ना कुछ इश्यूज होंगे ही. इट इज़ बट नेचुरल.
सो वे देखिए, इस्लाम व्हाट यू सी, आई मैंने पहले भी कहा था, देयर आर टू थिंग्स, इस्लामिक एंड इस्लामिस्ट. So try to recall this thing. You, if you are Islamic, it is not bad per se, because again it's a religion, and the base of any religion, even विवेकानंद की कल परसों जयंती थी, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया या फिर इंडिया को यदि ग्रोथ करना है तो वी विल हैव टू कीप द इस्लाम प्लस हिंदुइज्म एक साथ में, because these are two wheels of the हिंदुइज्म और हिंदुस्तान. बट इफ यू आर सेइंग कि इस्लाम में कुछ इश्यूज है, नहीं, इस्लामिस्ट जो है, जो रेडिकल एलिमेंट है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, दैट वील हैव टू डिस्कस इन डिटेल. वो होता रहेगा क्योंकि पॉलिटिकल वहां पे कहीं ना कहीं फेवर आ जाता है. फाइन, चलिए. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने कश्मीर देख लिया, व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कश्मीर, एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज एक्चुअल कंडीशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर एज वेल. आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे. फाइन, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं. सो कैन यू सी देयर आर 3 इंडेक्सेस. जो ये वाला लाल वाला है, दैट इज ट्रेडिशनल बाउंड्री क्लेम्ड बाय द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था हरि सिंह के टाइम का. फाइन, बिफोर 1947 का सिचुएशन है. दिस इज द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड दिस इज द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री. 3 है यहाँ पे लैंडमार्क. फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कश्मीर में क्या क्या है. सो कैन यू सी दिस, इंटेंशनली दिस वाज मेड सैफरन. फाइन, कलर इसका कोडिंग सैफरन है, और ये इंडिया के ऊपर जो इंडिया का कंट्रोल है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं, दिस आवर पार्ट ऑफ द कश्मीर, that accounts almost 45% of the geographical territory of the Kashmir. कितना है? 45%. चलिए. Now green में it's a पाकिस्तान जो क्लेम करते हैं 35% है. So 45% plus 35% कितना हो गया? CSAT कितना? 45% plus 35% है? 20% बच गया. सो 20% का जो पार्ट है वो कश्मीर आज के डेट में वो करता है, कंट्रोल करता है, जो कश्मीर को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था 1960s में. फाइन, एंड दिस वी कॉल, कहाँ पे, सियाचिन के पास ये दिस थिंग, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संगसम वैली कहते हैं. क्या कहते हैं? संगसम वैली. कहीं पे लिखा सक, ये स्पेलिंग है, ठीक है, सक्षम है लेकिन संगसम इसको ऐसे कहते हैं, संगसम कहते हैं. संगसम वैली दैट वाज गिफ्टेड टू द China by the Pakistan. We will see what is the importance of this short patch of the land. It's very important. Fine. And rest of this part as captured by the China during 1962 का war. So कितने इसमें players हो गए? If the issue between Pakistan, issue of the Kashmir is a bilateral issue? No. On the ground it's a now trilateral issue. 3 players हैं यहाँ पे. इसके अलावा कश्मीरी के तो लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं. देयर आर 4 प्लेयर्स इन द कश्मीर. फाइन, अभी क्लियर है. सो कभी भी कहे कि डी फैक्टो एंड डी ज्योर, डी फैक्टो डी ज्योर मैंने बताया होगा डिफरेंस. सो दैट इज द डी फैक्टो सिचुएशन. और डी ज्योर ये है कि इंडिया क्लेम करता है जो रेड लाइन है पूरी की पूरी, दैट एंटायर पार्ट इज द इंडियाज पार्ट बेसिकली. सो देयर आर 2 terms. So there are 2 terms. Fine. लिख लो अब. दो मिनट मिलना चाहिए, खुसर फुसर शुरू हो जाता है. दैट इज टू गर्ली. फाइन. सो de facto means that is the original situation. Who is the de facto head of the state of India? Prime Minister. He is the de facto de jure state of the head of India. President. अभी क्लियर है? जो जो फैक्ट पे है सब डिसीजन कौन लेता है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, बट साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट. फाइन, तो ये हो गया. डिफेक्टो कैसे होंगे? प्राइम मिनिस्टर इज डिफेक्टो हेड ऑफ द स्टेट. मैं बस एक बोल रहा हूँ, इट इज नॉट कहीं पे लिखा हुआ, बट मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए. है? अच्छा, पढ़ा होगा. सो
डिफेक्टो मीन्स जो फैक्ट पे है, एक्चुअल फैक्ट में. सो ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन केयर बाय whom? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम साइन करता है प्रेसिडेंट, तभी वो एक्चुअलाइजेशन होता है. दिस इज बिल. बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है? सो ये प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा तो बिल रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट के पास रहेगा, और प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट. फाइन. अभी क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो एंड डी ज्योर? फाइन. सो दिस पिक्चर इज क्लियर. फाइन. अब देखते हैं थोड़ा पाकिस्तान का वर्जन भी देख लें, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगेन दिस इज वेरी क्राइम टू क्या कहते हैं इंडिया के पिक्चर के क्या कहते हैं डायग्राम, या क्या कहते हैं उसको, इंडिया का ये क्या है, मैप. मैप को डिस्टॉर्ट करके दिखाना इज ए क्राइम, बट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस इट इज क्वाइट ओके. फाइन. लेट अस ट्राई टू सी कश्मीर का क्या वर्जन है. सो कैन यू सी द वर्ड इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर? हम लोग क्या कहते हैं उसको? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. चलिए. सो वो कहते हैं वो कहते हैं ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और वो कहते हैं हम जैसे वो भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड ही कर रहे हैं, बट ये उनका वर्जन है. और ये अक्साई चीन को कहते हैं इंडिपेंडेंट है. एंड दैट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग 1965. ठीक है, ये सिचुएशन था. एंड अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान कहाँ से आए थे, तो ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ आए थे 1948 के आसपास. फाइन. ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया देगा ये, बट डोंट यूज दिस पिक्चर. दैट इज ऑफ द जो इंडिया का वर्जन है, अदरवाइज क्राइम है ये. इधर ही बिल पास हुआ है इसके ऊपर. हैं? क्राइम ऐसे है कि आप अपने मन से कोई पिक्चर ड्रॉ कर देंगे इंडिया का, तो इट हैव देखेंगे क्राइम क्यों है. सियाचिन वाले में देखेंगे क्राइम कैसे हो जाता है. सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि किसी ने कह दिया था, किसी न्यूज़पेपर ने कह दिया था अरुणाचल प्रदेश दैट इज पार्ट ऑफ द चाइना. कोई ऐसा कह देगा तो एक आप क्लेम दे रहे हैं ना, तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी ओपन आके. आई गेस हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या किसी ऐसे कोई न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था. फाइन. सो उन्होंने कहा कि इट इज़ एडिटिंग मिस्टेक, बट इट्स अ वेरी ग्रेव मिस्टेक. इफ इवन एडिटर आर डूइंग, इट्स अ वेरी ग्रेव मिस्टेक. फाइन. सो नेवर से दैट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इट्स अ कश्मीर. कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं इंडियन, ऑलवेज से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बिकॉज इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन. और उसी तरह इमेज में भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतें होंगी. इट्स अ क्राइम नाउ. फाइन. Now let us see again very interesting कश्मीर का issues that. Any question या कुछ बात करनी है कश्मीर के ऊपर तो you can do. नहीं? Everything is clear? कश्मीर पे कुछ आया लिख सकते हो आंसर. तो मेरा काम ज्ञान नहीं देना होता, ज़्यादा होता है कि आपको क्वेश्चंस कर लें. देखिए अगेन मैंने कहा था इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या काम है. मैंने क्या कहा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं, वो किसी गोली की तरह होती हैं. ये गोल पोस्ट पे जो होते हैं 99 टाइम्स में वो सक्सेसफुल होते हैं. दैट कभी भी न्यूज़ में नहीं आएगा. न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, बट वो 1% जिसमें वो मिस्टेक करते हैं वही न्यूज़ में आती है, बिकॉज वो ओपन होता है और उसको ओपन करना पड़ता है. फाइन. तो डू यू थिंक कि अभी बिपिन रावत जी का जो एक्सीडेंट हुआ जिनके कारण उनकी डेथ हुई है, सो कभी ये पब्लिक में आएगी कि क्या हुआ था एक्चुअली? छोटा सा एक फेस सेविंग के लिए कुछ रिपोर्ट आएगी जो पब्लिक के लिए होगी, बट ओरिजिनल रिपोर्ट जो भी होगी, ओरिजिनल रिपोर्ट प्लस और माइनस जो भी होगा उसमें, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल होगी, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू. तो सिक्योरिटी एजेंसीज हमारा काम करती हैं. डोंट ब्लेम देम, दे आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया. मैं कभी तसल्ली में बैठा तो आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ द रॉ, एंड आई हैव द वन लाइक आई वॉज प्रिविलेज टू वर्क फॉर ए छोटे से टाइम के लिए विद देम एज वेल. फाइन. ऑफलाइन मैं बात करूंगा. वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस फ्यू थिंग्स. फाइन. बिकॉज आई वाज वर्किंग विद नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. फाइन. ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना है. फाइन. एज ए यूपीएससी का एस्पिरेंट आपको एक मैच्योरिटी देखें करेंगे, हम लोग खूब बात करेंगे बाद में ऑफ द ट्रैक. फाइन. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड थिंग दैट इज द गिलगित का. सो आपका हो गया सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, बट ओनली द थिंग्स इज कि वो ओपन डोमेन में नहीं आती. नहीं आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट बैक चैनल बहुत सारी चीज़ें होती है. यू विल सी देयर आर लॉट द ऑपरेशन डन बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी, रॉज एंड ऑल के द्वारा. मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो नहीं होंगी ना तो ये सब जो दिख रहा है दिल्ली सिक्योर पॉसिबल नहीं था. फाइन. क्योंकि वो काम करें बैकग्राउंड में. या फिर यू गो टू द नागालैंड, यू गो टू द अरुणाचल प्रदेश, यू विल सी लॉट्स ऑफ द फुटप्रिंट. या सिक्किम, मैंने स्टोरी भी सुनाई कि सिक्किम वॉज लिबरेटेड, वो सुप्रीम को हमने किया क्योंकि बिकॉज ओनली ऑफ द एक्शन बाय द रॉ.
और 1984 में जो भी हुआ था. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कीप ऑन. वो ओपन डोमेन में कभी नहीं आता. ओपन डोमेन में नहीं आता तो आपको पता नहीं चलता, बट दे कीप ऑन. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिलगित बाल्टिस्तान. सो यहाँ पे कहीं गिलगित बाल्टिस्तान देख रहे हैं आप? GB, दैट वी कॉल गिलगित बाल्टिस्तान. पीओके में आता है. फाइन. सो मैं दिखाता हूं इस फोटो में, यदि मैं दिखाऊं आपको. सो यहां पे कहीं पे गिलगित बाल्टिस्तान होगा. ठीक है. अब इसको फोटो भी देख लेते हैं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रहा ना गिलगित, ठीक है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. बाल्टिस्तान साथ में ही है, गिलगित बाल्टिस्तान साथ में है, दो छोटे छोटे टेरिटरीज हैं उसके. फाइन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्प्यूट एंड व्हाई इट इज सो. सो इसके लिए पहले मैं आपको फोटो पे ले जाता, फोटो नहीं है उसके पहले मैं आपको नोट्स पे ले जाता हूं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1947 से पहले की सिचुएशन क्या थी. दिस इज द डेडलाइन जिसमें अलग हुआ है. फाइन. तो कश्मीर यूज्ड टू बी ए बड़ा वाला टेरिटरी जो हमने देख लिया, और कश्मीर में 5-6 सेक्शंस हुआ करते थे. फाइन. सो उसके लिए फिर अगेन आई विल कम बैक टू दिस थिंग. फाइन. तो दिस वाज द ओरिजिनल कश्मीर जो हम लोग देख रहे हैं, जो रेड लाइन से है. सो प्रिंसली स्टेट था. इसमें छोटी छोटी जगह भी थी. अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रशियन इन्वेजन होने के चांसेस बहुत थे, बिकॉज दे यूज्ड टू फियर फ्रॉम द रशिया. रशिया यूज्ड टू बी द कम्युनिस्ट कंट्री एंड दे यूज्ड टू बी द कैपिटलिस्ट कंट्री. तो हमेशा एक कन्फ्लिक्ट हुआ करता था. रशिया का काफी इंटरेस्ट था इंडिया के टेरिटरी में. फाइन. बिकॉज इंडिया वॉज अगेन ए सोने की चिड़िया, तो सब चाहते थे यहाँ आने के लिए. तो टू वार्ड ऑफ द रशियन प्रेजेंस इन इंडिया, फाइन, इन्होंने कहा कि जो ये नॉर्दर्न बाउंड्री है जहां से ऊपर अफगानिस्तान की टेरिटरी टच होती है, दैट वी कॉल खैबर पास, उस वाले जगह को हम आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि उस जगह पे यदि ब्रिटिश फोर्सेस रहेगी तो उस जगह का प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा हो पाएगा. फाइन. सो ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया दैट इज हियर, ऑलमोस्ट हियर. फाइन. इसको ब्रिटिशर्स ने लीज पे ले लिया. लीज समझते हैं? किराए पे ले लिया. फाइन. कि इस जगह को हमें लीज पे दे दीजिए, वी विल प्रोटेक्ट दिस टेरिटरी. इसको आपको भी फायदा, हमें भी फायदा है. नहीं, 1947 के पहले की घटना बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रिटिश स्पेशली स्टेट की बात करें. फाइन. और इट वाज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, एक्चुअली 1800 के आसपास की बात है. फाइन. सो ये कहानी शुरू हो गई यहां से. अब होता है 1947 में, जब हम लोग बात कर रहे हैं. सो 1947 में क्या होता है, भारत का विभाजन होता है. फाइन. और दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है. सो जो गिलगित बाल्टिस्तान था, इट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ क्या, कश्मीर स्टेट. एंड कश्मीर स्टेट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द इंडिया. इंडिया का भी क्लेम था. सो लेकिन इस दिन क्या हुआ, जिस दिन 1947 को आजादी मिली, 14 को उनको मिली है, 15 को हमें मिली है, 13 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, कह सकते हैं, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, जहां पे लोग थे, ब्रिटिश की अथॉरिटी रहती थी, उसको घूस दे दिया पाकिस्तानी एजेंसीज ने. फाइन. और वहां पे बेसिकली इंडिया का झंडा फहराने वाला था, किसी को नहीं पता था. बट 14 तारीख को जब झंडा फहराने जा रहे थे, वो जनरली कहा गया कि इंडिया का फ्लैग होगा 15 तारीख को, बस 14 तारीख को ही यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग फहरा दिया उन्होंने. फाइन. और यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है. क्लियर है अब? व्हाट वाज द इशू? करप्शन. बेसिकली करप्शन, बिकॉज वो ट्रीचरी दे हैव डन दिस. नहीं होता तो गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा हिस्सा होता, तो यू कैन सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग कि गिलगित बाल्टिस्तान यदि हमारा हिस्सा होता तो हमें क्या इसका फायदा होता, दैट वी कॉल कि हमारी जो बाउंड्रीज मिलती हैं किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, हमें टेंशन ही नहीं होती पाकिस्तान की. ना पाकिस्तान का जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात वो होती नहीं, बिकॉज वी हैड द एसेस. और उस टाइम बहुत हल्के में हमने ले लिया था, बिकॉज वी नेवर न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया. इंडियन क्वाइट पैरोकियल इन डिसीजन मेकिंग, बहुत छोटी सी सोच वाले थे. फाइन. इसके कारण क्या हुआ, हमें ये काम उसमें ध्यान नहीं दिया, कहना कोई बात नहीं, रहने दो. इशू क्लियर है? चलिए नाउ लेट अस सी कि राज द टाइगर, सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विच बुक आई फॉलो. अभी मेरी क्लास देख लो, बुक का मैं बाद में बता दूंगा क्लास के बाद. देयर आर लॉट्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई विल शेयर. फाइन. सो बुक्स में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई हैं, बुक भी पढ़ते हो ना, तो यू वॉन्ट गेट निटी-ग्रिटीज ऑफ थिंग्स. फाइन. सो क्लास में आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स. पीपीटी ले लो. इतना काफी है आंसर लिखने के लिए, जितना होना चाहिए. आई हैव गिवन फूड फॉर द थॉट. इसके बियॉन्ड मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ, वो नहीं जरूरत होती है. फाइन. सो जो नहीं समझ, इसलिए बताता हूँ कि यू शुड बी नोइंग. नहीं बताऊंगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो याद है. वही बात, यदि नहीं बताऊंगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा तो याद नहीं रहेगी.
अभी मैं बताऊंगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट रहेगा तो याद भी आएगी। यू विल रीड ऑल दिस थिंग्स, यू विल कीप ऑन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल। कभी इसके ऊपर आया, कभी इसके ऊपर आएगा, एक जगह कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकेडमिक लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, दैट बुक यू हैव शोन मी, बहुत ज़्यादा एकेडमिक लैंग्वेज है, नॉट नीडेड। हाँ, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ, लेकिन आप 30% भी यदि रिटेन कर रहे हैं, इट विल सफिशिएंट एंड हिट होगा। दैट इज द पर्पज, बेसिकली दैट इज द पर्पज, और कोई पर्पज नहीं है। बिकॉज इससे आपको ना 360 व्यू मिलेगा, करंट अफेयर से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वी विल सी, फाइन, और न्यूज़पेपर से भी काफ़ी होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा डायरेक्टली नहीं मिलता बट इनडायरेक्टली बहुत मिलेगा, दैट इवन आई नो, फाइन। चलिए, सो अभी इसको देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है, बिकॉज आप लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा कंटेंट का पता नहीं रहता, तो लेट अस रीड इट एज वेल। सो बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ द कश्मीर स्टेट टेकन ऑन लीज बाय द ब्रिटिशर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम द रशिया। अभी क्लियर है ये? चलिए, ऑन द वेरी डे ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ऑफिशियल रेज द फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान। ये भी बताया, ये ऑफिशियल है बट अनऑफिशियल मैंने स्टोरी आपको बता दी, तो अभी याद रहेगा ना वो भी। इट्स स्टेटस इन पाकिस्तान इज वेग। अभी देखिए इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या धोखे से लिया था, फाइन, और गिलगित बाल्टिस्तान यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कश्मीर, धोखे से ले लिया, तो वहां के लोगों को कैसे बताएंगे कि धोखे से लिया है? तो उन्होंने कोई स्टेटस ही नहीं दिया। सो वी हैव गिवन कश्मीर ए स्टेटस, वी हैव गिवन सिक्किम ए स्टेटस, वी हैव गिवन ऑल द अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज ए स्टेटस, फाइन, जहां पे डिस्प्यूट था, गोवा या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में हमने उसको स्टेटस दिया, इंडिया का स्टेट है एंड ऑल। बट गिलगित बाल्टिस्तान को उन्होंने कभी कोई स्टेटस ही नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया हुआ, विल सी, उन्हें 5th प्रोविंस बनाने की बात कर रहे हैं वो उसको। चलिए, so its state in Pakistan is vague, neither a providence not any special province होगा यहाँ पर, providence लिखा हुआ, neither a province not any special state in Pakistan, and it is basically dominated by the Shia section of the Muslims, and that actually draw their inspiration from what? Central Asia. So Central Asia के लोग थोड़े से different होते हैं racially, culturally and all. So कश्मीर से इनका कोई मतलब ही नहीं है जनरली, इससे क्या कहते हैं, पाकिस्तान से इनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ही नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल पाकिस्तान ऑक्युपाइड इट, फाइन। इसमें कम्प्लेक्स उन्होंने क्या डाल दिया, दैट ओनली ए टेरिटोरियल फ्रंटियर एंड दस ए लैंड रूट विथ चाइना वेर इट मीट्स जियांजिंग ऑटोनोमस रीजन ऑफ द चाइना। सो जो चाइना का सीपीसी है इसी जगह से पास होके जाती है, एंड दैट्स वाई मैंने कहा होगा कि सीपीसी के ऊपर इंडिया का क्या ऑब्जेक्शन ऑफिशियल, दैट इट पासेस थ्रू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दैट इज द पीओके, एंड पीओके में इस गिलगित बाल्टिस्तान से होके ही जाती है बेसिकली, दैट्स वाई। और चाइना को क्यों इन्होंने दिया, दैट विल डिस्कस, कि चाइना को इन्होंने क्या किया, वी विल डिस्कस इन डिटेल। क्लियर है गिलगित बाल्टिस्तान का इशू? फाइन, इट इज वन ऑफ द इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टेनिंग टू कश्मीर, फाइन, एंड दिस द एक्चुअल अपना मैप ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है? तो इसको अच्छे से देख लिया, बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया। सो हाँ, इट्स अ वेरी नैरो स्ट्रिप, गिलगित बाल्टिस्तान का है ना, इट्स वेरी नैरो स्ट्रिप। वी कैन, इंडियन आर्मी ने डिसाइड कर लिया तो वी कैन, बट अगेन वी विल सी कि क्यों नहीं कर पाएंगे, वी विल सी नेक्स्ट। उसके पीछे एक पेज उन्होंने फंसा दिया। आई ऑलवेज कॉल पाकिस्तान इज डैम गुड इन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टैक्टिकल थिंकिंग दोनों उनकी बहुत अच्छी है। दिक्कत क्या है कि इंडिया वाले हम लोग कहीं ना कहीं उसको पटक ही देते हैं, दैट इज द इशू। नहीं तो बिलीव मी, इंडिया में डिसीजन मेकिंग बहुत 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 पुअर है, फाइन। चलिए, सो दीज आर द 4 इशूज जो अभी आपको पता चल गया, फाइन। नाउ अभी मैं थोड़ा ढक लेता हूं क्योंकि ध्यान इधर उधर चला जाएगा, राइट? सो जस्ट टू गिव यू, नहीं तो आपका ध्यान कहीं और जाता, तो मैंने ढक लिया इसको, ठीक है? सो पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड गिलगित बाल्टिस्तान है क्या, कैसे है, देन वी विल कम टू आवर लार्जर पार्ट कि क्यों गिलगित बाल्टिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, अभी अब देख ही लो। सो यू कैन सी कलश पीपल, कलश कश्मीर, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखना है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फाइन। सो आपको अभी गिलगित बाल्टिस्तान से इंटरेस्ट ही हट गया तो मैं नहीं बता रहा हूँ। सो देखिए, मैंने कहा था ना, दी आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, तो इनका कल्चर इज अगेन वेरी डिफरेंट। दे अभी आएगी सो उसको सो अभी लग रहा है ना क्यों इंडिया को ले लेना चाहिए पाकिस्तान, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सो ठीक है, सो बेसिकली दे आर नॉन द कलश पीपल, दे आर हैविंग वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर, उनके रेशियल कल्चर्स भी अलग हैं, प्रैक्टिसेस भी बहुत अलग हैं। लार्जली दे डोंट वर्शिप द इस्लाम का जो फॉर्म है, अगेन दे आर ऑफ लेट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इस्लाम, ऑफ लेट, बट
जनरली इनका इंडिजिनस कल्चर है, और इन ये सेंट्रल एशिया से आए हुए होते हैं, जो आर्यंस होते हैं ना, ओरिजिनल आर्यंस, हैव यू हर्ड? सो ओरिजिनल आर्यंस का जो रेस है ना वो यहाँ पे है, दैट्स व्हाई यू कैन सी बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही अलग है, फाइन। और इनका जो दैट इज फेमस हेड गियर्स, वुमेन्स जनरली वियर, मेन के लिए इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट वुमेन्स काफ़ी कलरफुल ड्रेस पहनती हैं, बहुत कलरफुल, एंड इसका जो हेड गियर्स है जो आप देखते हैं बहुत ही डिफरेंट है, और मैंने डिलिबरिटीज को डाला भी है, ऑल्दो गिलगित बाल्टिस्तान में अलग लोग भी है, बट कलर्स पीपल आर वेरी डिफरेंट, एंड एक्चुअली इन्होंने कंजर्व करके रखा हुआ है अपने ओरिजिनल कल्चर को भी, बट नाउ पाकिस्तान आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द ओरिजिनल फूड ऑफ द इस्लाम, फाइन, एंड दैट इज द इशू। वहाँ पे लोग विरोध भी कर रहे हैं, बट उनकी माइनॉरिटी है तो वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा, ठीक है, सो दैट इज द इशू। तो इसलिए भी लगता है कि देयर इज इंसेंटिव टू, फाइन, एक तो सेंट्रल एशिया से अपना कनेक्शन हो जाएगा, रेस्ट यू नो, सो आर्मी वार्मी ज्वाइन करना चाहिए, कुछ तो मोटिवेशन रहे, फाइन। सो अब इसका तो आपको रिलेवेंसी रहा नहीं, तो इसको नहीं भी पढ़ो, कोई बात नहीं, हाँ, सो फाइन। तो सो अमित शाह जी ने जो कहा था जान दे देंगे, तो आ गया ना, अभी आ गया, देख रहे हो। सो मुझे पता है ना, लड़कों को मोटिवेशन आ ही जाता है, और इसलिए मैंने डिलीवरी डाला था। सब है, वो जान कौन सी है आप समझ लीजिए। ठीक है ना, सो अभी जान नहीं देना, जान लेना है, ठीक है। सो दीज आर द कलर्स पीपल एंड यू कैन सी, तो देख लीजिए आप। अभी खूब तसल्ली से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप दूंगा पीपीटी भी दूंगा, और खुद से गूगल भी कर लेना व्हाट हु आर द कलर्स पीपल, वेरी डिफरेंट, फाइन, सो गूगल भी कर लेना हु आर द कलर्स पीपल। So now let us see the next issue that is in the Gilgit-Baltistan, that is the exploitation of the resources done by the क्या कहते हैं पाकिस्तानी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के ओरिजिनल इंडिपेंडेंट, लाइक जो हमने देखा कलश एंड ऑल, शियाज जो है वहाँ से नहीं लेते, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी एंटी पाकिस्तान वो भी है, सेंटिमेंट भी है। सो आई नो वन पर्सन नेम्ड अजीज मिर्जा हु इज वर्किंग अगेंस्ट द पाकिस्तान, ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन, अगेन ही यूज्ड टू बी द सिटीजन ऑफ दिस गिलगित बाल्टिस्तान। उनकी एक न्यूज़ रेडियो चैनल चलती है जिसको कहते हैं वो हिमालयन टाइम्स, हिमालयन न्यूज़। सो आई यूज टू लिसन, तो उनको मुझे अंदर की बातें पता चलती थी, ही यूज टू शेयर ऑल दिस थिंग्स, फाइन। चलिए, रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रॉट ए विल टू अपग्रेड इट्स स्टेटस टू द प्रोविंस एंड कश्मीरी अपोज इट। सो मैंने कहा कि क्या चेंजेस हुआ है, तो अभी जैसे 370 का एब्रोगेशन हुआ तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिएक्शन किया, और इससे उनको एक वैलिडेशन मिल गया कि गिलगित बाल्टिस्तान को वो एक प्रोविंस बना दें, किसका, पाकिस्तान का बना दें। सो हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान? 4 ही हैं लार्जली, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ के सीमांत गांधी थे, फाइन। और ये इनका 5th प्रोविंस करने की ये बात कर रहे हैं, दैट गिलगित बाल्टिस्तान। बट चूंकि गिलगित बाल्टिस्तान का ओरिजिनल स्टेटस क्या था, इट वाज यूज्ड टू बी इंडिपेंडेंट, सो दे आर असर्टिंग दैट दे शुड बी गिवन द इंडिपेंडेंस, एंड उनको वो चाहते हैं कि वो 5th प्रोविंस नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि वो 5th प्रोविंस हो जाए, और मैं जो समझता हूँ देयर इज ए अनरिटन कंसेंसस बट बिटवीन दिस गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम कश्मीर में जितना हमारा अपना है एरिया, उस पर अपना करते हैं राज, और तुम जो अपने एरिया उस पर करो, वी डोंट विल ऑब्जेक्ट ऑन यू, ऑल्दो देयर विल बी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ द अपोजिशन, बट जिसको कहते हैं ना डिफेक्टो, हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज हमको भी शांति चाहिए, उनको भी शांति चाहिए, और इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं देयर इज ए कंसेंसस बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट एंड, दोनों को चाहिए। देखिए, आप ऐसे कंसीडर करते हैं ना, पाकिस्तान में सारे लोग बदमाश ही हैं, तो ऐसा नहीं है, देयर आर वेरी रीजनेबल पीपल, प्लस आर्मी उनकी काफ़ी ठीक ठाक है, सो इवन दे वांट पीस। यू विल सी, मैं आज ही बताऊंगा शायद, पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाई है, उसमें वो कर रहे हैं कि उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हैव 100 years ऑफ द अनडिस्प्यूट विद इंडिया। 100 years तक वो इंडिया से लड़ाई नहीं करना चाहते, दे डोंट वॉर विद द पाकिस्तान, वी विल डिस्कस इन डिटेल। अभी वो रिलीज नहीं हुआ, बट उसके ऊपर न्यूज़ आ गया है, सो आई कीप एन आई कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सो वी विल डिस्कस एज वेल, जब आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सिक्योरिटी पर्पसेस एज वेल, क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ की आर्मी कैसे सोचती है, बिकॉज वहाँ गवर्नमेंट तो कोई है नहीं, सो ऑल डिसीजन मेकन बाय हुम, आर्मी। आर्मी कह रही कि हमें अभी नेक्स्ट 100 साल तक हमें डिस्प्यूट नहीं चाहिए इंडिया से, नहीं चाहिए तो शांति चाहिए, शांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर वाला इशू ठीक कर लें हम लोग, फाइन। चलिए, देखिए इसमें नहीं कराते हैं, गुड क्वेश्चन, नहीं करा सकते हैं कि क्या हुआ, पहले तो इट यूज टू बी द ट्राइबल एरिया,
जहाँ पे ये लोग कलश लोग थे। अभी क्या किया, धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों ने, कश्मीर के ओरिजिनल जो पाकिस्तान के ओरिजिनल लोग हैं, जो प्लेन्स के लोग हैं, उन्होंने वहाँ घर लेना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी, वहाँ के लोगों की शादियाँ करने शुरू कर दी। दे हैव कन्वर्टिंग दोज, क्या कहते हैं, लड़कियों को जनरली कर रहे हैं वो, फाइन, और उनसे शादी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उनका इंटीग्रेशन बहुत फास्ट हो गया। अब यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि ठीक है, डिस्प्यूट में कब तक रहेंगे, उनको पता है कि एक्चुअल कंडीशन यही होगा कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू एसिमुलेट विद द पाकिस्तान वे ऑफ लाइफ। उनका फूड कल्चर अलग है, उनका उनकी भाषा अलग है। इट्स अगेन ए डेंजरस लैंग्वेज, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग डेंजरस, वो वाला डेंजरस नहीं, इंडेंजर्ड लैंग्वेज, फाइन। नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग उर्दू, बट उर्दू वाज नेवर देयर इंडिजिनस लैंग्वेज। अब उर्दू का इम्पोजिशन होने लगा, जो वो बांग्लादेश में करना चाहते थे, फाइन। सो अब छोटी जगह है तो ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बड़ी जगह तो रिसेंटमेंट दैट विल सी इनटू द बलूचिस्तान, सो फाइन। अभी सही है, समझ में आ गया व्हाट इज द, और इंडिया क्यों अपोज करिए, बिकॉज इट इज एक्चुअली ओरिजिनली पार्ट ऑफ व्हाट, इंडिया, फाइन। सो अभी आपको लग गया डेमोग्राफी वहां पे वो क्यों नहीं हो सकता, फाइन। चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज द व्यू ऑफ इंडिया विज़-अ-वी गिलगित बाल्टिस्तान। हाँ, वो झंडा लहराएगा ही, फाइन। सो फॉर इंडिया, लेट अस ट्राई टू सी, बिफोर 1947 it was a part of the undivided Jammu and Kashmir that we have discussed. So it sees a region as a part of POK, that is Pakistan occupied Kashmir, fine. It has for the long opposed any move from the Pakistan to alter the current status of the region which the UN recognizes as disputed. So हम क्या कहते हैं, हमने कह रखा है कि ये जो एरिया है दैट इज डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए यहाँ पे आप कुछ चेंज कर रहे हैं, दिस मीन्स यू आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉज एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। ये इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन है, एंड यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स जब आपको आंसर लिखना होगा, फाइन। द एरिया इज सिग्निफिकेंट टू बोथ पाकिस्तान एंड चाइना एज 51 बिलियन CPEC पासेस थ्रू दिस रीजन। अभी देखिए, पाकिस्तान ने गेम खेल लिया यहाँ पे, उनको पता था कहाँ गए, ये वाला एरिया है, और इससे भी ये वाला एरिया बेटर है, फाइन। उनको पता था कि इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है और इंडिया का विल पावर भी स्ट्रांग है इस एरिया को वापस लेने के लिए, फाइन। सो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक पेंच फंसा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे यदि जैसे इंडिया में कहते हैं ना, मल्टी सेक्टर होल्डिंग हो जाएगी इंडिया के ऊपर तो कभी अटैक नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने यही कहा कि वी विल गिव एन एसेस टू द चाइना, सो दैट यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट हो जाए, और चाइना को क्या चाहिए, एसेस टू द सेंट्रल एशिया, बिकॉज देयर इज ए मलक्कन डायलेमा। सो उसको काउंटर करने के लिए वो यहाँ पे ला रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, CPEC उन्होंने जानबूझ के गिलगित बाल्टिस्तान से पास करवाया कि कल के डेट में इंडिया कभी ऊपर अटैक ना करे, अटैक करे तो इसके पाकिस्तान के रिलेशन इससे खराब, चाइना के रिलेशन खराब होंगे, उसके लिए वो कभी इंडिया अटैक करेगी नहीं, डरते रहेगी, और ऐसा होने ही वाला है। वी विल नॉट अटैक। हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, दीज आर डिप्लोमेटिक टॉक्स, फाइन। इसमें हमेशा सिर्फ बात होती है, रियल थिंग इज डन बाय द आर्मी। नहीं बेकार क्यों, बिकॉज यू पुट योर ऑफिशियल पोजीशन, दैट इज योर ऑफिशियल पोजीशन। आपने कह दिया कि उनका पार्ट है, तो आपने तो क्लेम ही खो दिया। देखिए, यदि आप एक्शन डायरेक्ट ले लीजिए तब भी दिक्कत है, सिर्फ वार्निंग दे दीजिए वो भी दिक्कत है। तो दोनों चीज़ें पैरेलली होनी चाहिए। वी गिव देम वार्निंग बिकॉज हमको चाहिए क्या, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे नेगोशिएशन होता है ना, सो कहते हैं नेगोशिएशन ऑलवेज स्टार्ट विद द अपर हैंड। आप यदि नीचे हो कहीं किसी भी जगह में, रिलेशनशिप में हो या फिर कहीं से बिजनेस डीलिंग हो रही हो या फिर किसी चीज़ में भी आप डीलिंग करते हैं ना, तो आपको हमेशा अपर हैंड रखना पड़ता है। अभी पहले ही कह देंगे कि आप नहीं, वो आपका हिस्सा हमारे कश्मीर दे दो, तो वो कभी नहीं देंगे। आप कहेंगे नहीं, पाकिस्तान का लाहौर तक हमारा हिस्सा है, तो क्या कहेंगे, ठीक है POK बात करते हैं, लाहौर छोड़ दो। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान और ये भी हमारा हिस्सा है, तो वो कहेंगे ठीक है हिस्सा है, तो बात करते हैं कि क्या चाहिए। तो कहो ठीक है ऐसा करते हैं, मैं कश्मीर अपना जो है वहाँ पे खुश हूँ, तुम अपने कश्मीर में खुश रहो। इंडिया का जो डी फैक्टो वर्जन यही है, डी जोर यही है कि जान दे देंगे, बट डी फैक्टो यही है। विल सी, इंडियन आर्मी भी यही मान रही है। अल्टीमेटली इट इज़ द इंडियन आर्मी हु विल टेक द कॉल कि क्या होना चाहिए, बिकॉज ये इन सब सिचुएशन में पॉलिटिकल बाद में आती है। इंडियन आर्मी के जो ग्राउंड लेवल के कमांडर्स है वही पहले डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, बिकॉज दे नो द एक्चुअल कंडीशन, कहाँ पे हमारा ज़्यादा इश्यूज है, कहाँ स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं। दे गिव इनपुट्स टू द पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल मास्टर्स अल्टीमेटली मेक द डिसीजंस, ठीक है। सो अभी है क्लियर वो, क्योंकि कहना पड़ेगा आपको, नेगोशिएशन करने के लिए आपको कहीं अपर हैंड लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वेकेट वेकेट वेकेट। उसके लिए हमने वहाँ पे अपने यहाँ वो भी असेंबली भी खाली कर रखी है,
सीट्स खाली कर रखी हैं गिलगित के लिए, ठीक है। सो इन्होंने सीपीसी वहां पे पास करा दिया, और पाकिस्तान ने वहां पे इलेक्शन भी हेल्ड कराया था 2015 में, पहली बार, पिछले 65 साल में पहली बार करवाया, और इसका इंडिया ने बहुत अपोज किया था कि वाई गिलगित में, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गिलगित, पीओके तो और ज्यादा हो गया, गिलगित तो हम कहते हैं हमारा हिस्सा है, सो दे हैव डन दिस इलेक्शन ओवर देयर, फाइन। हाँ, सो इंडिया इन्होंने अपोज भी किया बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तान वर्जन ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। सो पाकिस्तान क्या कहता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, गिलगित बाल्टिस्तान को नया प्रोविंस बनाने के ऊपर बात करी है, और वो पास भी हो गया, हालांकि साइन न्यूज़पेपर में देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स, उनके न्यूज़पेपर अरे आगे, व्हाई डू यू थिंक फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सो देश का हिस्सा है, लेकिन करेंगे क्या, देयर इज ऑलवेज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू। अभी कोई गवर्नमेंट आ गई जो ज्यादा रियो ठीक करे, वो कहेगी कराची हमारा हिस्सा है, सिंधु देश बना दो। देखिए नहीं होता ना, दे आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, यू कांट डू इट बाय फोर्स। जब जब दिमाग लगाना था तब तो हमने लगाया नहीं। सो इंडिया एंड पाकिस्तान वाले में, इसलिए मैं हमेशा बड़े क्लासेस में नहीं डिस्कस करता, बिकॉज कई बार लोग क्या होते हैं सीटी वीटी भी मार देते हैं, कई बार लोग गाली वाली भी दे देते हैं, फाइन। सो डोंट बी एन इमोशनल, थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, फाइन। जो है उसको रियलाइज करते हैं पहले, फाइन। सो हमें एक्चुअली रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या एक्चुअल कंडीशन है, इट इज़ वेरी नीडेड, फाइन। सो पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे उसको अपना फिफ्थ प्रोविंस बनाने की बात करी, और क्योंकि फिफ्थ प्रोविंस इसलिए बना रहे हैं वो, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि चाइना वॉज क्वाइट वरीड अबाउट सिचुएशन, चेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा था कि हमें पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके हमारा हिस्सा है। सो इससे चाइना काफ़ी परेशान हो गई थी, तो चाइना ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब इफ यू आर इंश्योरिंग दिस थिंग कि गिलगित बाल्टिस्तान इज ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट ये करने का, प्लस इंडिया ने 370 भी कर दिया। सो देर आर थ्री थिंग्स, इफ यू कैन इंटरकनेक्ट, तो मुझे तो लगता है सब मिले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था ना, सब मिले हुए हैं जी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, आप क्रोनोलॉजी समझिए। इंडिया ने पहले क्या किया, 370 एब्रोगेट किया, फाइन। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, गिलगित बाल्टिस्तान को अपनी फिफ्थ प्रोविंस बनाने की बात करी, फाइन। रीजन क्या दिया कि पहले इंडिया ने 370 किया, कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है उस पर उन्होंने सिचुएशन को बदला है। सो वी हैव ऑल द लीगल क्लेम्स टू डिक्लेयर गिलगित बाल्टिस्तान ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, फाइन। पीछे से गेम कौन खेल रहा है, चाइना। मुझे तो लगता है चाइना वालों ने ऐसा कहा होगा, चाइना का सीपीसी जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से, सीपी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वी विल डिस्कस सीपीसी एज वेल, फाइन। सीपीसी वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं आता तो वी डिस्कस कर लेंगे। सो चाइना का सीपीसी इज पासिंग थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान, ये डिस्प्यूटेड एरिया रहेगा तो यहाँ कहीं भी लड़ाई हो सकती है, किसी दिन इंडिया वाले आके चढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, कहते हैं अभी भी ऑलवेज है, और करना भी चाहिए, फाइन। वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। बट अभी क्योंकि क्या है, चाइना का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो चाइना वाले कभी नहीं होने देंगे, लेकिन चाइना वाले भी कहेंगे कि पहले मेक इट श्योर कि ये डिस्प्यूट, जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट ऐसी जगह पे खरीदते हैं कि जहाँ पे डिस्प्यूट हो, कहते हैं भाई पूरे कागज क्लियर कर दो तभी मैं खरीदूंगा। ये प्लॉट खरीद रहे हैं पाकिस्तान वाले, कुछ चाइना वाले, और बेच कौन रहा है, पाकिस्तान वाले। तो उनको प्लॉट क्लियरेशन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, रीजन इंडिया ने दे दिया, 370 दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी इसको प्रोविंस बना देते हैं, प्रोविंस बना देंगे तो ये अब ऑफिशियली हो गया, लीगली हो गया। इससे पहले इसको लीगल हमने देखा, इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, इनका कोई स्टेटस ही नहीं था, प्रोविंस भी नहीं था और कोई अलग एरिया भी नहीं था उनका। इट वाज वेरी डिस्प्यूटेड रीजन इन द पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि आप उसको प्लस ह्यूमन राइट्स भी उनको नहीं थे, बहुत सारे पाकिस्तान के जो सिटीजन्स को राइट है वो उनको राइट नहीं मिला हुआ है, देयर आर लॉट्स ऑफ द राइट दे डोंट एंजॉय। अभी ये क्या करें कि वी आर गिविंग देम मोस्ट ऑफ द राइट्स ओनली बिकॉज कि अब सीपीसी पास होगा, अब लीगल अथॉरिटी मिल गई, तो अब पाकिस्तान कैन काउंटर इंडियाज एडवांसेस इन द गिलगित बाल्टिस्तान, एंड दैट इज द लार्जर रीजन, दैट इज द लार्जर पिक्चर। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है सब मिलके गेम खेल रहे हैं, हम लोग कल बैठ के यहाँ पे बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो अल्टीमेट फायदा किसको होना है, चाइना को ही जाएगा, और थोड़ा बहुत इनको भी दे दिया होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन वेरी नहीं, ऑलमोस्ट इट्स लाइक बॉर्डर पे बीएसएफ है, आप समझिए, अलग अलग जगह बॉर्डर सिक्योरिटी का काम बीएसएफ का है, उसके जस्ट पीछे आर्मी रहती है, कभी कुछ सिचुएशन खराब हो गई तो हो गया, और इसके नीचे अपने सीआरपीएफ एंड ऑल ने किया हुआ, दैट इज द सिचुएशन।
हाँ वहाँ पे तो सियाचिन में कैसे जी रहे हैं? सियाचिन में वी आर हैविंग, लेकिन आप वो लोकल पीपल है ना, गिलगित बाल्टिस्तान के वो लोकल। अभी आप हाइट्स में मनाली गए, मनाली से ऊपर जाइए, वहाँ पे भी तो लोग रहते हैं ना, ठीक है ना, बकरवाल एंड ऑल, वो वहाँ के लोकल लोग, उनको आदत है वैसे रहने की, उसका क्लाइमेट के, अभी तो उतने गोरे गोरे होते हैं, द क्लाइमेटिक। हाँ हाँ। नहीं नहीं, सिर्फ बॉर्डर पे, अंदर तो क्या करेगी आर्मी, बॉर्डर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। सो इट इज लाइक कि बॉर्डर को खत्म, आर्मी का खत्म हो जाएगा तो लोग आ जाएंगे अपने पास, फाइन, सो दैट इज वेरी ओके। सो कहाँ थे हम? पाकिस्तान वाले एरिया पे थे, ठीक है, तो उन्होंने सीपीसी लगा दिया, तो अब सिचुएशन ऐसा होगा कि शायद ये अब रिजॉल्व ना हो, इंडिया बाय फोर्स भी इसको ना ले पाए, ठीक है। और इंडिया ने अपने रिजर्व सीट भी रखी है गिलगित बाल्टिस्तान प्लस पीओके के लिए, आपको पता होगा, फाइन, उन्होंने रिजर्व सीट करके रखेंगे, कल के डेट में आ गया तो हमें, तो इंडिया अपने घर ठीक ठाक करके रख रहे हुए हैं, फ्यूचर में कभी यदि एक्वायर करते हैं तो हमारे पास सारे बैकिंग है, हमारा है। हम लोगों ने कभी ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं छोड़ा है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा पार्ट नहीं है या पीओके हमारा पार्ट नहीं है, दे हमारा ऑफिशियल पोजीशन है, फाइन। बट पाकिस्तान वाज इन वेरी परप्लेक्स स्टेट ऑफ द माइंड, फाइन। चलिए, एंड दिस द न्यूज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दिस गिलगित बाल्टिस्तान का, कि कैसे उन्होंने अपग्रेड किया। इट वॉज पास्ड बट नॉट साइंड बाय एज ऑफ नो, जो अपडेटेड रिपोर्ट हैं अभी तक जो न्यूज़पेपर में है, बाकी रेस्ट आई डोंट नो कि क्या निटी-ग्रिटीज हैं, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान का इशू क्लियर है, एनी क्वेश्चन? सो अब देख लेते हैं सी हैं, शांति। सो देर आर, if we want to attack we can attack, but there will be consequences. India is a responsible state. इसलिए तो कहते हैं हम, चाइना और इंडिया में यही फर्क है ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर, आवर आर्मी इज ऑल्सो मोरल आर्मी, वी ऑलवेज कॉल, क्यों हमने 93,000 उनके दे दिए, उनको मार भी सकते थे। आप देखिए ऐसा होता है ना कि आप, बेवकूफ़ी अभी लग रही है ना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस, यू कांट किल 93,000 पीपल। ये हमने किया कि हमने कुछ इसके दिक्कत हो रही है। सो वो आपका किराएदार नहीं है, उसके पास भी न्यूक्लियर कहते हैं ना, उन्होंने कहा था ना कि हमने वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिया था, 100 किलो का बम हमने, ठीक है ना, हाँ वो नहीं करेंगे कभी, क्योंकि वैसे फेल हो चुका है, वी हैव सीन देयर इज नो यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा काम कर लिया इससे उनको न्यूक्लियर पावर का कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए तो इंडिया ने बालाकोट भी किया, इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो इसका सिंपली मींस करगिल किया उन्होंने, तो सिंपली मींस कि 98 के बाद 99 में करगिल कर रहे हैं, मींस न्यूक्लियर इज नॉट वर्किंग एज ए डिफरेंस। इंडिया को भी पता था कि न्यूक्लियर इज नॉट वर्किंग एज ए डिफरेंस, तो इंडिया ने बालाकोट कर दिया, और ऐसा होता रहेगा, बिकॉज नॉन न्यूक्लियर की वैल्यू ही नहीं रही है, जो ओरिजिनली बना था वो पर्पस डिफीट हो गया। सो बेस्ट व्हाट वी कैन डू कि बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, दैट इज द सॉल्यूशन, बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, एंड पाकिस्तान इज क्रिपलिंग इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑल। अभी इन्होंने 37th बार जाके वो IMF से लोन वोन ले रहे हैं, तो वहीं पे उन्होंने को कान मचोड़ो और कहो कि ठीक है कश्मीर हमको दे दो, तुमको कुछ पैसे देते हैं, खुश रहो, और वो कर भी लेंगे यदि ये सिचुएशन खराब हो गई तो, एंड मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन, फाइन। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसे होता है कि लोन आप दो दोगे, एक तो आप भिखारी को देंगे, सो HDFC वाले मुझे आज के डेट में रोज मैसेज आता है 5 लाख का लोन ले लो, बिकॉज दे नो माई क्रेडेंशियल्स, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे 5 क्या, मैं कहूँगा 5 से नहीं है 10 का लेना है, मुझे कुछ काम करना है, 10 भी दे देंगे डिपेंडिंग ऑन माई क्रेडेंशियल। बट एक जो सामने वाला गरीब आदमी है जिसको खाने का दिक्कत नहीं, उसको HDFC वाले बैंक में नहीं आने देंगे। सो व्हाट IMF इज, इट्स HDFC, क्योंकि आपके कोलेट्रल्स, आपके पीछे क्रेडेंशियल्स बहुत मजबूत हैं, तो यू कैन टेक एनी थिंग। आप लोन अपने मजे के लिए लोन भी लिया आता है ना कि ठीक है मैंने लोन लिया और मैं हनीमून मना रहा हूँ, सो देते भी आजकल बहुत सारे कंपनीज हनीमून मनाने के लिए लोन, तो इट्स अ वेरी बैड पॉलिसी, ठीक है ना। अब लोन आप यदि किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क, मुझे लोन लेना है स्टार्टअप के लिए, इट इज़ गुड, तो इंडिया इज टेकिंग लोन नॉट टू मीट इट्स इमीडिएट नीड्स। पाकिस्तान क्या कर रही है, उनको पेट्रोल खरीदना है इसके लिए लोन ले रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करें, हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, 4 धाम यात्रा में कुछ करना है, या फिर कहीं पे वर्ल्ड बैंक का कुछ कर रही है, पुल बना रही है, उसके लिए ले रहे हैं, तो इट्स काइट। और जनरली वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है बहुत कम इंटरेस्ट रेट देती है, 0.5 उससे भी नीचे देती है, क्योंकि उसका पर्पज़ ही है डेवलपमेंट वर्ल्ड के लिए लोन देना। IMF लोन जो देती है वो हाई रेट पे देती है, क्योंकि IMF
प्राइवेट एंटिटी को भी देती है, नॉन प्राइवेट एंटिटी को भी देती है। सो नॉन प्राइवेट एंटिटी को जब देगी फिर गवर्नमेंट को दे देगी तो थोड़ा कम लेगी, और टाटा वालों को देगी थोड़ा ज़्यादा। सो इट वर्क लाइक दैट। सो हम जो ले रहे हैं ये हमारी ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज वी हैव द पेइंग कैपेबिलिटी। हमारा फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, रशिया से ज़्यादा है। डू यू नो इंडिया का फॉरेन डिपॉजिट मोर देन रशिया, तो हमारे बहुत अच्छी क्रेडेंशियल्स हैं। डिपेंड नहीं करता क्यों है फिजिकल डिफिसिट लार्ज थिंग, हमें है तो, क्योंकि देखिए डिफिसिट हमेशा नुकसान नहीं करता, उसका हमें फायदा भी होता है। इफ यू आर डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क देयर विल बी डिफिसिट, बट सी द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ऑफ इट, देयर विल बी बेनिफिट। फाइन। सो डिफिसिट को ऐसे क्रूड नंबर में नहीं देखना चाहिए कि ये इतना हो गया। डिफिसिट क्यों है, इसके पीछे रीजन होता है कि वी हैव डन दिस थिंग, दैट्स व्हाई डिफिसिट इज देयर। आपने यदि घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो इट्स अ गुड थिंग, नॉट बैड। सो क्योंकि आपके उसके प्रोस्पेक्ट भी है आगे, फाइन, उससे आपको बहुत सारी सेविंग हो जाएगी। एट द सेम टाइम इफ यू आर टेकिंग लोन टू बाय समथिंग लाइक आईफोन, देन इट इज बैड। फाइन। हाँ, सो इस टाइप का वो सब तो लोन लेने का भी, उसमें यदि लोन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आप लोन किस पर्पज़ के ले रहे हैं। पाकिस्तान लार्जली लोन लेती है अपने नॉर्मल नीड्स को पूरी करने के लिए। फाइन। सो डू यू नो वहाँ पे चीनी का रेट क्या है? हाँ, 250 रुपये किलो। फाइन। सो आलू टमाटर तो खाते नहीं वो लोग, छोड़ दिए हैं। तो ये डिपेंड करता है, यदि वो लोन ले रहे हैं तो उसके वो बस बहुत ही अपनी बेसिक नीड्स को लेने के लिए कर रहे हैं। हम ले रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट इसलिए हमें देते हैं वो लोग। फाइन, उनको देने से कतराते हैं। फाइन। तो चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सीपीसी क्या है, जो आपका जेन्युइन कंसर्न भी था, वो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख के डाल दिया। क्या है सीपीसी? इट्स अ बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना। किसमें है? पाकिस्तान चाइना। ऑल्सो इट इंटेंडेड टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान विथ ए नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड द पाइपलाइंस। फाइन। मैंने एक बार स्टोरी बताई हुई कि पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा होता है। उस दिन बताया कि कैसे पहले रशिया से उन्होंने लिया, फिर उन्होंने यूएसए से लिया, इसके लिए उन्होंने रोड एंड पाइपलाइंस बिछवाए क्योंकि हमारे आर्म्स पहुँचाने। द सेम दे आर डूइंग विद द चाइना। सो देर आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट्स। कुछ नहीं करेंगे, पैरासाइट्स क्या करते हैं? अपने से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके जिसके ऊपर रहेंगे उससे कुछ ना कुछ फायदा लेते रहेंगे। दैट बेस्ट केस ऑफ द पैरासाइट। सो उन्होंने अब चाइना को अपना नया पापा बना लिया है और चाइना से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। फाइन। चलिए, it aims to link western part of the China, that is Jiangxing province. We can see the Jiangxing province. यहाँ पे कासगर, ये Jiangxing province का जहाँ से इनिशिएट होता है वो है, to the ग्वादर पोर्ट ऑफ द बलूचिस्तान, यहाँ तक। किसके लिए? बिकॉज मिल जाएगा सी का एसेस। वहाँ पे क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का, जहाँ पे उनकी मलक्कन डायलेमा, तो उसको वर्ड ऑफ करने के लिए, काउंटर करने के लिए इन्होंने बलूचिस्तान से इनका कनेक्शन हो जाएगा, तो इनका ट्रेड में कभी इशू नहीं होगा। वो ब्लॉक हो गया तो ये ब्लॉक हो गया तो वो, ठीक है। सो इनका बड़ा गेम है। पाकिस्तान को फायदा क्या? पाकिस्तान को इसी बहाने डेवलपमेंटल वर्क मिल जाएगा, पाकिस्तान में स्टेक होल्डिंग बढ़ जाएगी चाइना की, तो कभी इंडिया अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अटैक करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना से अटैक लड़ाई करनी पड़ेगी। फाइन। सो पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में है। फाइन। चलिए, it will pave the way for China to access the Middle East and the Africa and the Gwadar port, enabling China to access the Indian Ocean. पता है सेंट्रल एशिया भी जाएंगे और सऊदी भी चले जाएंगे और दूसरी जगह भी चले जाएंगे, तो दोनों को फायदा है यहाँ पे। सीपीसी इज ए पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड, बीआरआई का पार्ट है, लार्जर उसी का पार्ट है, इसका ये सब सेक्शन है। फाइन। द बीआरआई लॉन्च इन 2013 एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद नेटवर्क ऑफ द लैंड एंड द सी रूट्स। याद कीजिए, मिडिल किंगडम ड्रीम ऑफ द चाइना, इट इज द पार्ट ऑफ दिस मिडिल किंगडम ड्रीम ओनली। फाइन। तो जो पहले पढ़ा है सब कहीं ना कहीं आएगा, अलग अलग टाइप में आएगा। इंडिया क्यों अपोज करती है? क्योंकि ये पीओके से होके जाती है, गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं हम लोग, अपना हिस्सा है। क्लियर है? अब नाउ लेट अस सी द रूट ऑफ द सीईपीसी। कैन यू सी फोटो में? कासगढ़ से जियांजिंग प्रोविंस में है। फाइन। वो यहां से यहां तक आती। क्लियरिटी है? कोई क्वेश्चन? पाकिस्तान से उन्होंने जो डील करी है वो बहुत सस्ती करी है। फाइन। और इंडिया यदि करती तो इंडिया अपने टर्म्स कंडीशन डालेगी। तो वो तो डील ऑलरेडी साइन हो चुकी होगी ना, तो अब टर्म कंडीशन डालने का तो देखिए हाँ, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, आप आइडियल कंडीशन बना रही हैं, ठीक है, इंडिया ने अटैक किया और हिस्सा ले लिया इसको, तो चाइना को किससे क्या नुकसान है ये बोल रहे ना। तो देखिए, चाइना को पहला होगा तो इंस्टेबिलिटी आएगी, तो चाइना में भी तो ऐसे नहीं कि चाइना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देगी।
चाइना इज लुकिंग फॉर क्या, रिटर्न एज वेल। अभी उसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो इंडिया क्या आपको लगती है करने देगी चाइना को एसेस? यदि कर लिया तो मलक्कन डिलेमा वाला जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। तो चाइना, इंडिया यहाँ से ब्लॉक कर देगी पाकिस्तान को, सॉरी चाइना को। फाइन, बैठ जाओ। सो आपने क्या किया, लैंड रूट प्लस लास्ट में ये सी, किसको? तो ये सऊदी नहीं जा पाएंगे, सऊदी नहीं जा पाएंगे ना, अपना ईरान वीरान नहीं जा पाएंगे ना, दिक्कत है ना। और प्लस ये ज्यादा सस्ता पड़ता है। ग्वादर आ रहे हैं ना ये लोग, कौन? हम्म हम्म, सीधा दिया, घुमा के है। घुमा के इसलिए था ना क्योंकि दे वर नॉट श्योर अबाउट द कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान, कि गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का पार्ट है कि नहीं है, कि पाकिस्तान का पार्ट है, तो उन्होंने घुमा फिरा के दिया था। देखिए, सो ऐसे घुमा फिरा के देंगे, इस्लामाबाद लाएंगे ना और लाएंगे। अब इन ये श्योर हो गए हैं, छोटा रास्ता इफेक्टिव ज़्यादा होता है, प्लस नाउ दे आर लीगली श्योर एज वेल कि इट इज़ सिक्योर्ड नाउ बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोविजंस, फाइन। प्लस क्योंकि इंडिया ने भी कश्मीर को बना दिया है, तो उनके पास काउंटर भी करने के लिए, दैट्स वाई अब इन्होंने रास्ता जो किया है डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले वो डायरेक्ट नहीं था, काफ़ी घुमा घुमा के कर रहे थे। बेसिकली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान को लगता है इसी बहाने हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी इंडिया को 4 धाम बनाना पड़ रहा है, अभी इंडिया ने भी साइन कर लिया होता चाइना के साथ, तो चाइना 4 धाम बना के देती, फाइन। लेकिन उसके फिर कंसिक्वेंसेज भी होते हैं कि हम सैटेलाइट कंट्री बन जाते हैं किसके, चाइना के, जो इंडिया अपनी कभी नहीं जाती। पाकिस्तान को भी कि ठीक है ये बना दे रहे हैं ना, कल को हम कुछ कर देंगे, कल को हम कुछ लड़ाई वड़ाई करा देंगे अंदर में और चाइना को भगा देंगे, ऐसा ना सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, फाइन। बिकॉज चाइनीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, फाइन। चलिए, सो सीपीसी क्लियर है सारा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इशू, अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द सियाचिन। रेडी? क्या? ठीक है, देखिए, इंडिया में आ गया तो इंडिया वाले कभी उसको एसेस देंगे क्या? अभी क्या हो रहा है कि इंडिया वाले क्यों चाइना के ऊपर अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज मलक्कन ड्रामा याद कीजिए, वी कैन चोक द एसेस ऑफ द चाइना, फाइन। अभी चाइना यदि इंडिया एक्वायर कर लेती इस पार्ट को, तो इंडिया तो अगेन वी कैन चोक एनी डे। ये कट कर दिया तो इनका तो सीपीसी खत्म हो गया, उधर से मलक्का भी चोक कर दिया, इधर से इधर चोक, तो चाइना क्रिपल्ड हो जाएगा। अटैक करके ना हटा दिए लीगली। देखिए, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। फॉर एग्जांपल, लीगली यदि हो गया तो आप टैक्सेस बहुत उनसे मांगने लगेंगे जो उनको भी नहीं देना पड़ रहा है। प्लस यू कैन असर्ट एनीथिंग, यू कैन कॉल कि ये वाला एरिया मुझे दे दो, इस एरिया को तुम लीज पे ले लो, पूरा का पूरा मुझे, कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो इंडिया आपने क्यों जियोमी को भगा दिया, आपने क्यों अभी आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट चाइना का हटा दिया, वो हटा दिया, बिकॉज यू आर सोवरिन एंड यू हैव ऑल द अथॉरिटीज। यहाँ पे भी आप सोवरिन होंगे तो कहेंगे नहीं, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं करेगा, इसमें अब टाटा आके काम करेगा, या फिर अशोक लीलैंड आके काम करेगा, या फिर हिंदुजा वाले काम करेंगे। बट चाइना वाले ये सब क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि उनको अपने लोगों को भी एम्प्लॉय करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ द कंसिक्वेंसेज कि इंडिया इसको हफ्ते, सबसे पहले तो इंडिया करेगी नहीं, उनको देने नहीं देगी, इंडिया कट ऑफ कर देगी। इंडिया तो यही चाहती है ना पाकिस्तान चाइना को भी दबा के रखें, और आइडियली स्पीकिंग तो इंडिया शुड बी डूइंग समथिंग ओवर हियर, बट कभी नहीं करेगी, वो इसके कंसिक्वेंसेज बहुत टफ होंगे, फाइन। ऑल्दो वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, बट अगेन इट्स वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, बिकॉज अब चाइना का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो गया है। आज से 8-9 साल पहले कर देते तो हो जाता, या 1984 में ही कर दिया होता, या 1971 में कर दिया होता, तो बहुत पॉसिबल था, बट उस टाइम चाइना के लिए बहुत बड़ा इशू हो गया ये, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी आप एक जगह दबा रहे हैं ना, मलक्का में। आपका मन नहीं है, आपका नहीं मन है। देखिए, आप लड़ाई, यू कांट पंच अबव योर वेट ना, आप अपने वेट से ऊपर ज्यादा नहीं कर सकते। योर वेट विज़-अ-वी चाइना इज वेरी लो, यू कांट पंच चाइना नाउ। चाइना इज अ बिग कंट्री मिलिटरी अदरवाइज, दैट इज द पर्पस। अल्टीमेटली कौन हर्ट हो रहा है? तो वो कहेंगे रिएक्शन, वो क्या, अरुणाचल को कह देंगे हमारा हिस्सा है, वो अरुणाचल पर अटैक कर देंगे। यू आर वर्नेबल फॉर द ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स, जो आपके क्या कहते हैं 3044 जो भी किलोमीटर्स है, वो आपका जो बॉर्डर है, सारी जगह पे आप वल्नरेबिलिटी आज, क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अपडेटेड नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल, फाइन। सो यदि आप यहाँ पे पंच करेंगे, आपको कोई और पंच कहीं करेगा, वो नेपाल वाला फ्रंट खोल देगा, भूटान वाला फ्रंट खोल देगा, हिमाचल का फ्रंट खोल देगा, उत्तराखंड का फ्रंट खोल देगा, फिर आप क्या करेंगे?
सो देयर आर लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि अब चाइना का इंटरेस्ट बहुत हो गया है, एंड आइडियली स्पीकिंग इंडिया विल नॉट एबल टू डू एनी चेंज ओवर हियर। इंडिया का जो एक पोजीशन होना चाहिए कि कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर में तुम पंगा मत करो, तुम्हारे यहाँ पंगा नहीं करेंगे, वी विल मेक अनदर रूट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, विल डू समथिंग, बिकॉज वी आर मेकिंग आवर क्या कहते हैं, ग्वादर के अगेंस्ट जो बना रहे हैं हम लोग, चाबहार बना रहे हैं, सो वी विल इम्प्लीमेंट इट एंड वी विल गो, हमें दिक्कत नहीं है। देखिए तीनों है यहाँ पे, तीनों है, आप पाकिस्तान को हटा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान इज डिफैक्टो, डिजूर इज इंडिया बट डिफैक्टो इज पाकिस्तान, अल्टीमेट सोवरेन इज विद द चाइना अब नाउ, क्योंकि चाइना इज डूइंग की वो सब जगह की ये करी है, वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पैसा देती है, जो आप पे नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपसे वो कंसेशन मांगती है। पाकिस्तान को आप धोखा भी नहीं दे सकते, पाकिस्तान इज वेरी स्मार्ट, उनको धोखा देने के लिए उनका बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ, दैट इज चाइना, उनको उनके पॉकेट्स बहुत डीप हैं। पाकिस्तान आप देखिए लार्जली विल सी ना, जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो अब आपको पाकिस्तान को आपसे कोई भी संबंध रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द ऑप्शन, इट इज इंडियाज नीड टू हैव गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान, फ्रेंकली स्पीकिंग, वी विल सी कैसे, बिकॉज आपके पास बहुत सारे हैंडीकैप्स हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे पॉलिसीज पहले बना रखी हैं जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है, फाइन। सो अब इंडिया की जरूरत नहीं है, इट इज अ पर्टिनेट नीड ऑफ द इंडिया टू हैव गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान, एंड इट इज नॉट द नीड ऑफ द पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, बहुत सारे अल्टरनेटिव, आपके पास नहीं है अल्टरनेटिव, फाइन। चलिए क्लियर है, फर्दर कोई इशू? सो सियाचिन देखते हैं ना, सियाचिन कहाँ है, फाइन। सो ये भी कहीं फंसा हुआ है, पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है, देन विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ द सियाचिन, फाइन। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट मेक्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन द चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ट्राई जंक्शन पे है। इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं बार बार कहता हूं, वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, दो बड़े और कौन से ग्लेशियर है वर्ल्ड के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल, एंड दस ए सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर, बहुत सारी लॉट्स ऑफ द इंक्लूडिंग द नुब्रा एंड ऑल रिवर्स पास, सो वेरी बड़ा सोर्स है पानी का, इंडिया को भी पानी की दिक्कत नहीं होने वाली फ्यूचर में, इवन वी आर सेइंग कि आर्कटिक मेल्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा उतना जल्दी, फाइन। नुब्रा एंड शोक रिवर पासेस थ्रू इट, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, नुब्रा एंड यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ था, फाइन। नुब्रा वैली कहाँ पे है, साइन। सो इफ वी सी, वी कैन सी द पिक्चर में जो दिख रहा है, द लोकेशन ऑफ क्या, सियाचिन, तो कैन यू सी दिस पैच, व्हाइट व्हाइट सा कुछ ग्लेशियर सा दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ द सियाचिन, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट अबाउट दिस। सो conflict है, and this conflict is interestingly described as what, two bald person fighting for a comb, क्या मतलब है इसका, so कहा गया था, इट्स हाँ बेसिकली इट वाज वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द सियाचिन, बिकॉज उस टाइम सियाचिन की इंपॉर्टेंस का किसी को पता नहीं था, विल सी कि हमने भी इनको इग्नोर कर रखा था, दैट्स व्हाई वी हैड दिस 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, फाइन। क्यों, क्योंकि इट वाज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ, वहां पे ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फाइन। वी हैव टू पे 5 करोड़ ए डे, 5 करोड़ रोज पे करना पड़ता है इंडिया को, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी 3 से 2.5 करोड़ रोज पे करना पड़ता है सियाचिन को मेंटेन करने के लिए, सो वेरी कॉस्टली। एट लीस्ट 35 ऑफिसर्स एंड 87 JCOs अदर रैंक हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 2018 का ये डेटा है, उसके बाद का डेटा ऑफिशियल नहीं है, हालांकि उसमें ऐड भी हुआ होगा, बट ऑफिशियल डेटा वी जनरली कोट, फाइन। सो कैन यू सी व्हाट आर द इश्यूज इन द सियाचिन, सो वेरी इनहॉस्पिटेबल, एयर थिनिंग बहुत ज़्यादा है, लोग गोली से नहीं मरते हैं वहाँ पे जितना फ्रॉस्ट बाइट से मरते हैं, ग्लेशियर कहीं से कहीं टूट जाती है तो आर्मी वाले को काफ़ी लॉस होता है, इवन कि आपने 1 सेकेंड के लिए पैर खुला कहीं छोड़ दिया, एक्सपोज हो गया तो आपका पैर काटना पड़ता है, ब्लड में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ से लोग आके काफ़ी, क्योंकि सिक्योरेटेड प्लेस है ना, किसी से बात नहीं करना पड़ता है, एक ऑफिसर रहता है उसके साथ एक JCO रहता है किसी भी पोस्ट पे, बिकॉज आई हैव वन फ्रेंड दैट इज एक्चुअली अभी मेजर हो गया है, सो वो सियाचिन में पोस्टेड है, तो उसके साथ एक और बड़ी रहता है, और उसको 7 दिन शायद 7 दिन उससे बात करने के लिए कोई नहीं आता, और इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, आई हैव हिज अकाउंट है एक्चुअली, वो कहता है 7 दिन तक बस आपको बर्फ की हवा दिखती है, कुछ नहीं दिखता, JCO साथ में रहता है, कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, इससे रेयर जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, और बंदूक रखना रहता है हमेशा एक साथ,
और एक बंदा सोता है, एक बंदा जगता रहता है, तो आप उससे बात भी नहीं कर सकते। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर आपको इनको 3 महीने के लिए नीचे रखा जाता है, फिर आपको, और पोस्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट फाइन। ऑल्दो इंडिया ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी इंप्रूव कर ली हैं, अगेन इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल एज वेल। कभी एवलांचे एंड ऑल, आपने बहुत सारे न्यूज़ सुनेंगे, एवलांचेस आते हैं। सो क्यों हम लोग इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं? बिकॉज इट्स रीजन, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। हमने इस जगह को पहले नहीं रखा था। We have never given a damn to this place, but due to the irresponsible action of the Pakistan, we have to do this thing. Fine. Now, हमने कैसे किया था? तो let us try to see कि सियाचिन का ग्लेशियर का थोड़ा सा इशू भी और समझ लेते हैं, because it will give you an idea कि क्या our countries had to pay and all. Fine. 2003 से कभी गोली नहीं चली है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही ज्यादा मर जा रहे हैं वहां पे, because of the harsh climatic condition. 163 इंडियन पर्सनल डिप्लॉयड एट द सियाचिन ग्लेशियर लॉस्ट देयर लाइफ इन 10 डेज। अगेन कन्फ्लिक्टिंग डेटा होंगे क्योंकि अलग अलग टाइम का लाइन का डेटा है। इट सिंपली शोज कि जहां पे गोली नहीं चली है वहां ज्यादा डेथ हो जा रही है हमारी, फाइन, बिकॉज वी हैव टू कीप प्रोटेक्टेड दिस एरिया। दिस इज सिंपली शोज अ ग्रिम सिचुएशन ऑफ द थिंग्स, ओनली बिकॉज वी हैव नॉट गुड रिलेशन विद द चाइना पाकिस्तान, फाइन। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सियाचिन में क्या इश्यूज है, ठीक है ना। अभी Indian and Pakistan forces have faced off against each other in mountain above the Siachen Glacier at the Karakoram Dam, the world's highest battleground. ये भी बोला जाता है, that is the पूरी दुनिया का जो highest battleground है वो क्या है? सियाचिन ही है, फाइन। और को बहुत ही हॉस्पिटल, यू डू द ऑनलाइन रिसर्च, यू विल सी और लॉट्स ऑफ, अभी एक वीडियो आई थी जिसको मैंने वो कहा था, बात किए थे, फाइन। और दोनों देश एक सोल्यूशन भी की तरफ बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, फाइन। कंडीशन ये है, इंडिया कहती है कि इट इज अनविलिंग टू ब्रिंग इट्स फोर्सेस डाउन अंटिल पाकिस्तान ऑफिशियली ऑथेंटिकेट्स द पोजीशन दे होल्ड। वी विल डिस्कस व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन इंडिया इज होल्डिंग, और इंडिया यही कर रही है कि हमें वो अथॉरिटी दे दो कि हम जो भी एक्चुअल पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज द डिफैक्टो बॉर्डर, उसको मान लो डी बॉर्डर, हम लोग वेकेट कर देंगे सियाचिन को, बिकॉज इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट, फाइन, नॉट इन द पाकिस्तान। इंडिया तो फ्री अफोर्ड कर ली, पाकिस्तान तो ऐसे ही गरीब हो जाएगा। 2-3 करोड़ रुपए रोज वहीं पे खर्चा हो रहा है उनका, 2-3 करोड़, तो ऐसे ही वो खराब। और पाकिस्तान कहती कि नहीं, पहले तुम अपनी आर्मी हटाओ, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। इंडिया कहती नहीं, ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, पहले कहते हैं पहले तुम डिक्लेयर कर दो कि कौन सा हिस्सा किसका है, देन वी विल डिप्लॉय, हटाएंगे अपनी आर्मी को, फाइन। सो विल सी कि क्या क्या इंडिया के ऑफिशियल पोजीशन है। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सियाचिन का कन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ। तो देयर इज अ फेमस बुल स्टोरी। क्या है? द बुल स्टोरी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नरेंद्र, कर्नल नरेंद्र थे, ऑफिशियली इनको द बुल ही कहा जाता था। नाम क्या था इनका? कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, ऑफिशियल नाम है इनका, फाइन। सो स्टोरी सियाचिन की कहां से शुरू होती है? तो नरेंद्र बुल कुमार वाज द सीईओ, कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल है तो कमांडिंग ऑफिसर होंगे। सो ये वहां पे डिप्लॉयड थे। 1984 तक सियाचिन के ऊपर माना जाता था कि इंडिया का पार्ट है। वी विल सी कैसे डिस्प्यूट हुआ था, बट अभी समझिए कि कहां से लड़ाई शुरू हुई है, देन विल डिस्कस कि डिस्प्यूट क्या था। और बेसिकली ये माना जाता था कि इंडिया का पार्ट है, बट इंडिया कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट, हमने देखा कि कितने इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस वहां पे, फाइन। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक दिन क्या होता है कि इनके पास 2 जर्मन ट्रेवलर्स आते हैं, जिनके पास होता है यूएस का एक नक्शा इशू किया हुआ इस एरिया का। वो इनसे डिस्कस करने आते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे लोकेट कर सकते हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू द सीईओ, ही यूज्ड टू एक्सटेंसिवली विजिट ऑल दिस एरियाज, फाइन। तो इनका चौंक जाते हैं ये कि ये क्या है, सियाचिन तो इंडिया का पार्ट है। इस मैप में जो यूएस के द्वारा रिलीज की गई है उसमें सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बता रहे हैं। सो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि कैन आई सी योर मैप, तो उसने मैप दिखाया, तो उसको रियलाइज हुआ नरेंद्र कुमार को, कर्नल नरेंद्र कुमार की, एक ऐसी जगह पे जाके, ऐसे तो देयर इज क्या कहते हैं पहाड़ी एरिया है तो कहीं जिगजैग होके जाएगी, कहीं ऐसे वैसे जगह जाएगी, बट एक जगह जाके क्या होता है कि देयर इज शार्प कट जिसमें परपेंडिकुलर लाइन एक दिखा रही है। तो उनको लगा इट्स वेरी आर्टिफिशियल, बिकॉज पहाड़ों में इतना क्लियर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री इज नॉट पॉसिबल। ट्राई टू रिकॉल द बाउंड्री ऑफ द अफ्रीका, मैंने कहा था चाकू की तरह काटा हुआ, तो उन्होंने भी देखा कि ये चाकू की तरह काटा हुआ मैप कैसे दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि कैन आई बाय दिस मैप फ्रॉम यू। उन्होंने कहा ठीक है, 500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, नरेंद्र कुमार गए अपने सुपीरियर ऑफिसर को कहा कि देखो ये यूएसए का है मैप, जिसमें जर्मन लोगों से मैंने 500 रुपये में खरीदा है, जो बेसिकली पाकिस्तान से आए हुए थे, और पाकिस्तान वाले इनको बता रहे हैं कि ये पार्ट जो है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान वाले उसको वीजा दे रहे थे ताकि आप वहां पे जाके घूमिए फिरिए, उसका फी लेते थे। एवरीवन डू
नेपाल करती है, नेपाल की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि वो अपना एवरेस्ट पे हम लोग उसको जाते हैं, फाइन। तो पाकिस्तान से खूब पैसे कमा रहा था, दैट वाज नॉट हिज टेरिटरी। तो भैया इंडियन आर्मी वालों को लगा अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने नरेंद्र कुमार को भेजा एक्सपेडिशन करने के लिए। इनकी टीम गई अपने 50-60 लोगों के साथ, तो उन्होंने जाके देखा, वहां पे जाके इनको रियलाइज हुआ कि इस जगह की, उससे पहले आज तक कोई नहीं गया था वहां पे, इंडियंस तो नहीं गए थे। उन्होंने कहा ठीक है इतना इनहॉस्पिटेबल जगह है, क्या करेंगे जाके, बट दे हैव गॉन विथ दिस कमांडिंग ऑफिसर गॉन विथ देयर ट्रूप्स, 55-56 लोग गए और वहां पे जाके उन्होंने लोकेशन देखा तो उनको बड़ा चौकन्ना लगा कि इतना अच्छा लोकेशन है, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का यहाँ पे काफी लोग आ गए हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने पोस्ट वोस्ट बना के रखे हैं और वो लोग फ्रिक्वेंटली वीजाज वगैरह दे रहे हैं एक्सपेडिशन के लिए, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, प्लस इट्स वेरी रिलेटेड टू द चाइना एज वेल, क्योंकि चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। तो उन्होंने कहा इधर से चाइना इधर से पाकिस्तान, तब तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगी इंडियन आर्मी को। तो उन्होंने आके नीचे कहा, नीचे जैसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो हमने कहा कि अब भाई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान को यहाँ से हटाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस हो गया तो इंडिया को काफी दिक्कत होगी, तभी हमारा ऑपरेशन मेघदूत होता है, दैट विल रीड फाइन, उसको हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है, दैट इज बिटवीन द सियाचिन। सो इशू का ओरिजिन होता है दो जगह से, एक जगह होती है 1948 दैट इज द कराची एग्रीमेंट, उसके बाद होता है शिमला एग्रीमेंट। दोनों में क्या कहा था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल होगी दैट विल द बाउंड्री, हमने देखा था। सो वहां पे हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को बोल दिया कि ये बाउंड्री होगी, साइन भी कर दिया, फाइन। बट लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, डिमार्केशन इसका पूरा पक्का नहीं हुआ था। रीजन क्या था कि इनहॉस्पिटेबल रीजन था, लोग वहां पे जा नहीं पाते थे, तो उन्होंने कहा था ना लगा लो, जैसे आप लोग ये सब्जी लेते हैं ना, 95 रुपये का होता था ना, कहते लगा लो 100 रुपये का कर लो, कहते हैं ना सब्जी में कुछ टमाटर दे देता है, गोभी खरीदते हैं तो उसके टमाटर देते हैं। तो उन्होंने कभी डिमार्केशन नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है लगा लो मोटा मोटी, उन्होंने कहा कि लगा लेते हैं। देखिए लगाने के क्या इशू होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। सो एक बाउंड्री डिमार्केशन हो गई जिसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज NJ9842। इस जगह तक बाउंड्री का डिमार्केशन था, उसके बियॉन्ड क्योंकि इनहॉस्पिटेबल कंडीशन था, हमने डिमार्केशन नहीं किया, इट वॉज वेरी हार्ड टू गो टू दैट प्लेस, इसलिए मैं कहा कि ठीक है लगा लो ऊपर नीचे क्या क्या है। सो इसमें इंटरप्रेशन का डिफरेंस आ गया। एक पॉइंट है NJ9, हाँ पॉइंट है यहाँ पे NJ9, एक पोजीशन है, एक पीक है जिसका नाम रख दिया गया NJ, हाँ वो आर्मी का डिमार्केशन, जैसे टाइगर हिल्स का भी नाम था, आप LOC देखेंगे नाम रहता है, वो आर्मी का डिमार्केशन लाइन है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसकी कोडिंग होती है, कोडिंग वेरी हार्ड टू, ये कि हम तो ये कह देते हैं ये जिला है, ये वहाँ पे तो कुछ जिला उला है नहीं, तो वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस टाइप से नोमिनिक्लेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स NJ9842, फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटरप्रेशन में क्या इश्यूज हो गए जिसके कारण लड़ाई हुई। सो इस पॉइंट तक तो हमने लगा लिया, उसके बाद कहा कि इसके आगे का एरिया पाकिस्तान का, इसके पीछे का एरिया इंडिया का, ऐसे कहते बोल के छोड़ दिया हमने, शिमला एग्रीमेंट और 1948 दोनों का एग्रीमेंट पे। अब क्या होता है, इंटरप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, इंडिया सोचती थी दैट इज इंडियन परसेप्शन लाइन मूव्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये NJ9848 है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑलमोस्ट ऐसा है? पाकिस्तान क्या कहता है, परसेप्शन लाइन मूव पैरेलल, पाकिस्तान ने कैसे कर दिया, ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल करवा दिया। सो ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड हो गई, समझ में आया क्या? इंडिया का इंटरप्रिटेशन था कि ऐसे जाएगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे जाएगा, क्योंकि कोई गया नहीं था, लगा लिया था इन्होंने कि ऐसे से हो गया, तो कोई डिमार्केशन नहीं हुआ और इन्होंने बस लगा लिया, यहीं से इशू शुरू हो गया, फाइन। अब इशू क्या हो गया कि पाकिस्तान वालों ने वीजा देना शुरू कर दिया इस एरिया पे एक्सपोर्टेशन करने के लिए, विदेशियों को खूब कमाने लगा। इंडिया वाले कान में तेल लेके बैठे हुए थे जब तक ये नरेंद्र कुमार के पास घटना नहीं पहुंची थी। अब नरेंद्र कुमार के पास घटना पहुंची तो जाके चीजें बदली, अब जाके इंडियन आर्मी क्या करती है, एक्शन लेती है, और एक्शन लेने के बाद क्या होता है, ऑपरेशन मेघदूत, फाइन। चलिए क्लियर है ना ये वाला, बिकॉज इट्स वेरी अंडर क्योंकि ये सब लिखना होगा तो समझना भी बहुत जरूरी है। Let us try to understand what are the problem. So Pakistan's domain extended only till around the Saltoro Ring as decided by Simla Agreement. LOC वाले में साल्ट्रो रिज यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा, सॉरी यहाँ है ना, सॉरी बाल्ट्रो एंड साल्ट्रो, इनका यहीं पे था, फाइन। वेयर द टेरिटोरियल लाइन रूट आफ्टर द लास्ट प्रॉपर्ली मार्क पॉइंट
NJ9842 वाज, जहां पे यहाँ पे ये वाला था जो हमने देख लिया, फाइन, यहीं तक का था, और ये नॉर्थ ऑफ द ग्लेशियर था, वर्ड्स में लिखे तो इट वाज नॉर्थ ऑफ द ग्लेशियर, व्हाइल द पाकिस्तानी थॉट द टेरिटरी एक्सटेंडेड नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट NJ9842 टू द काराकोरम पास, फाइन। इंटरप्रिटेशन का इशू है, मैंने बोला पैरेलली एंड परपेंडिकुलर, उसी को वर्ड में लिखा हुआ है इसको, फाइन। एज ए रिजल्ट बोथ द कंट्रीज स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दिस डोमिनेंस ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया, और ये वाला जो एरिया है जिसके ऊपर हमने लड़ाई करना, फाइन, इसके ऊपर सारी की सारी लड़ाई हुई। अभी तक कोई क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है? चलिए, यू कैन सी दीज क्वेश्चन, नुब्रा रिवर जो आया था, श्योक रिवर, फाइन, नुब्रा वैली वहीं पे है, सियाचिन, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू सी ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ था, फाइन। अभी लड़ाई नरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी और हमने अटैक कर दिया, अटैक किया था, आर्मी का यूज हुआ था, प्लस हमने एयरफोर्स का भी उस टाइम यूज किया था। जैसे 1971 के बाद वी आर यूजिंग एयरफोर्स टू डिप्लॉय, तो यहीं पे किया था, फाइन। लेकिन फिर बालाकोट में हमने पूरा का पूरा अंदर उनकी टेरिटरी में चले गए थे, ये अपनी टेरिटरी में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंस 1984 आफ्टर ऑपरेशन मेघदूत इंडिया होल्ड्स स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑफ दिस एरिया, सियाचिन वाला, बिकॉज हमने ऑपरेशन किया और वहां पे बुरी तरह उनको हराया। ऑपरेशन पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है, अबबेल, इट्स अ फारसी वर्ड जिसका मतलब होता है कि एक वहां पे कहा जाता है कुरान पाक में कि एक लड़ाई ऐसी हुई जहां पे क्या कहते हैं चिड़िया प्लस क्या कहते हैं चूहे, इन सब ने मिलकर एक बड़े से एक किसी आदमी को हराया था पत्थर मार मार के, ऐसा करके इनकी एक स्टोरी है, और अगेन कुछ स्टोरी है उनकी। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया की आर्मी जो बहुत बड़ी आर्मी है उसको हम लोग पत्थर गिरा गिरा के ही मार देंगे, इसलिए इसका नाम रखा कि उन्होंने ऑपरेशन अबबेल। बट इंडिया वॉन दिस थिंग, ऑपरेशन मेघदूत बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। Indian troop had controlled all the 3 mountain passes of the Siala, Blyfonla and the Gyangla. Lap is generally known as the pass. Fine, you will see Nathula and all. ठीक है ना? Plus the commanding position of the Salto Ridge. जो हाइट वाली जगह थी सब इंडिया एक्वायर कर लेती है, तो हाइट का एक्वायर कर लेगी तो क्या होगा, अभी जो ये ऑपरेशन अब डील कर रहे हैं इंडिया उसको उल्टा कर देगी, इंडिया कमांडिंग हाइट पे रहेगी तो पत्थर भी मारेंगे तो वो लोग मर जाएंगे। सो हमने ऑपरेशन मेघदूत कर दिया और हमारा सियाचिन पूरा का पूरा हो गया, फाइन। और यहाँ पे पाकिस्तान का कंडीशन जो कारगिल से जस्ट अपोजिट है, कारगिल में क्या हुआ था, पाकिस्तानी हाइट पे थे, यहाँ पे अब हम हाइट पे हैं, फाइन, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या हो रहा है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सियाचिन का इशू जो हमने उनको ऑपरेशन मेघदूत में कर लिया था। लक्ष्य वाज ऑन द LOC का इशू जो हुआ था, फाइन, LOC का जो इशू हुआ था दैट इज कारगिल, लक्ष्य उसके ऊपर था। ये इसके ऊपर अभी तक मूवी नहीं आई है, इंडिया में अच्छी चीजों के ऊपर मूवी बनाते ही नहीं है, फाइन। सो वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन, so very important as well, fine, operation Meghdoot. Again sir, very credit all goes to the Indira Gandhi because of her decision making. The northernmost point of the India, so I am talking the northernmost point of the India. आप लोगों ने पढ़ा देखा, सियाचिन नॉर्दर्न तो वही पार्ट हुआ ना अपना, नॉर्थ इंडिया का मैप इज दिस ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट सियाचिन में भी एक पॉइंट है, एंड साउथ में है, ठीक है ना, साउथ का आपने सही बोला दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो नॉर्थ का है दैट इज इंदिरा कोल, ठीक है। सो इंदिरा गांधी अमर हो गई, ये सब नाम अपना डलवा के, क्योंकि 1984 में जो लड़ाई हुई थी जो इंदिरा गांधी के नाम पे हुई थी, और आपने एक फोटो नहीं देखा जो आपको देखना था, सो आई विल अगेन कम टू दिस थिंग। कहाँ गया, कहीं पे तो था, खैर कोई बात नहीं, फोटो डिटेल में होगा, हाँ यहाँ होगा, दैट इज द इंदिरा कोल, फाइन, सॉरी। सो दी क्वेश्चन आ गया कभी, अभी तक नहीं आया हालांकि, सो यू कैन कोट ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन व्हाट मेघदूत, फाइन, 1984 में जो हमने किया था, इसके कारण हमने क्या किया, सियाचिन पर अपना हिस्सा जमा लिया, एंड सॉदर्न मोस्ट आपने बोल दिया इंदिरा पॉइंट।
तो दोनों जगह इंदिरा जी अभी भी जिंदा है, ठीक है। सो ये तो लड़ाई होगी, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी विल बाइंड अप टुडेज क्लास। सो सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप बताइए, सियाचिन के इशू के लिए? नहीं, लड़ाई लड़ाई के वो तो दैट इज द लार्जर पिक्चर, उससे तो सब कुछ सॉल्व हो जाए। सो लेट अस ट्राई टू सी कि इसको सॉल्व करने के फॉर्मूलेज क्या क्या है। फाइन, सो 3-4 फॉर्मूलेज लार्जली हैं। पहला इंडिया का फॉर्मूला देखिए, ये कहते हैं पहले डिमार्केशन कीजिए। फाइन, जो आपने इंटरप्रिटेशन में गंद मचा दिया है उसको पहले ठीक कीजिए, दैट इज द इशू। NJ 984 के बाद जो भी इंटरप्रिटेशन का इशू वही है ना, आपने पैरेलल ले लिया, आपने ऐसे ले लिया, कहते हैं पहले वो कर लीजिए। फिर डिलिनिएशन कीजिए, डिलिनिएशन मतलब अलग थलग हो जाइए, आप अपनी जगह पे बेस पे जाइए, हम अपनी जगह पे जाएंगे, देन वी विल ऑथेंटिकेट द इशू। फाइन, तो हम लोग साइन कर देंगे कि ये एरिया आपका, ये आपका है, ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज इंडियाज मिलिट्री फॉर्मूला। फाइन, क्लियर है? DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रहेगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिमार्केशन होगा हमेशा, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा इशू इसी का ना कि आपने मार्केशन ही खराब किया है। फाइन, डिमार्केशन, फिर डिलिनिएशन, लोग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे, जिसको डिसएंगेजमेंट भी बोलते हैं। इसको आजकल बहुत नाम चलता है, दैट इज डिसएंगेजमेंट। फाइन, सो यू कैन ऑल्सो कोट सिंपल इसको भी। फिर बाद में जाके हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे कि कौन किसका एरिया है। फाइन, पाकिस्तान का फॉर्मूला है दैट इज पहले डीमिलिटराइज करो, पहले आर्मी हटाओ, बहुत डर लगता है तुम लोगों से। फाइन, सो आर्मी हटा देगी, फिर कहेंगे, फिर डायलॉगबाजी करेंगे हम लोग, फिर मिल बैठ के मिलेंगे, बैठेंगे 4 यार, फिर बात होगी। फाइन, चीयर्स होगा। फाइन, इंडिया वाले कहते हैं कि तुम लोग मक्कार हो, जिस दिन, हाँ भाई, जिस दिन डिमिलिटाइजेशन किया उस दिन तुम क्या कहोगे, पी के फिर आ जाओगे जो 1984 से, फिर वीजा उजा इशू करना शुरू कर दोगे, नहीं करना हमको। फाइन, चलिए लिख लीजिए, अनएक्सेप्टेबल टू इंडियन आर्मी बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है ना। सो बात नहीं करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर भी है, अब कहते हैं कि ठीक है, एक बार हमने हटा भी दिया, कल के दिन में तुमने फिर से हथियार लिया इस जगह को, हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 1984 से पहले आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं था, तो हम लोग क्या आपके ऊपर हावी हो सकते थे, बिकॉज वी वर फाइटिंग कन्वेंशनल वॉर। अभी वॉर कन्वेंशनल नहीं होगी, अभी न्यूक की बात हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी करी कि ठीक है, हमारे इतने JCOs एंड इतने ऑफिसर्स की डेथ हो रही है, वी कैन अफोर्ड, बट वी कांट अफोर्ड टू हैव सम अनदर वॉर जिसमें हमने न्यूक्लियर पावर का यूज करना पड़े, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इंडिया इसको नहीं हटाने के लिए बोल रही है। फाइन, क्लियर है? बट कल ही बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है, दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स से ये रिलेटेड आती है, जिसमें क्या हुआ है कि वी आर साउंडिंग नाउ वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्या हुआ है, यू कैन सी, क्या होता है कि हर एक साल आर्मी जो होती है एनुअल कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक स्टेटमेंट देते हैं, एंड इट्स वेरी कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, यू शुड बी हैविंग ए आई टू क्या क्या बोलना है, टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल इशूज एंड ऑल। तो अपने नरावने साहब ने कहा ओपन द सियाचिन, बाकी चीज़ों के ऊपर मत देखिए, अभी सियाचिन के ऊपर देखिए, सियाचिन के डीमिलिटाइजेशन के उन्होंने कुछ बात करी है। फाइन, इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन क्या है कि वी विल नॉट डू डीमिलिटाइजेशन, बट ही इज सेइंग वी आर रेडी टू डू डीमिलिटाइजेशन। फाइन, ये क्या करना है, वी आर नॉट averse to the demilitarization of the glacier, but the precondition for that is to accept AZPL। AZPL क्या है, यहां पे हम लोग देख लेंगे कि AZPL क्या है। अभी आप समझ लीजिए, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं इसको, जहां जो डिफेक्टो है, AZPL नथिंग बट डिफेक्टो लाइन। फाइन, जो डिफेक्टो, जो हमारा इंदिरा कोल तक हिस्सा है, वो उनकी बात कर रहे हैं। फाइन, Pakistan has to accept what are their positions and what are ours, and both of us have to sign on the dotted line before any disengagement takes place. What is happening in eastern Ladakh is quite similar. So largely ये क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि पहले क्या करो, डिमार्केशन करो, डिलिनिएशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, खत्म कर देंगे, शब्द बदल जाएंगे, बट ओवरऑल फिलॉसफी वही रहेगी कि इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन क्या है। फाइन, एंड ये यदि इंडिया का मिलिट्री चीफ कर रहा है, दैट मीन्स वी आर रेडी टू नेगोशिएट अपॉन दिस थिंग। इससे सिंपली ये सीन होता है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि सियाचिन में जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहे। फाइन, चलिए सिमिलरली क्या हुआ, पाकिस्तान का मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही 3-4 दिन पहले रिलीज हुई है,
उसमें भी ये कह रहे हैं कि वी डोंट वांट फाइट विथ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। फाइट तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है ना, यदि वो फाइट की बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वो हमें कंसेशन दे रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो सोइंग रेसिप्रोकेटिंग समथिंग। ये नहीं न्यूज़ में नहीं होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फॉर दैट यू हैव टू हैव मैच्योरिटी, जो आपको आ जाएगी। अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा तो आप लिंक कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड कहाँ आया होगा। क्लियर है? ऐसे कभी नहीं आता समझ कि क्या क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों को आप अलग अलग पढ़ते, बट नाउ यू कैन रिलेट इट, फाइन। नॉट ओनली दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग ऑन, रशिया इज प्लेइंग क्वाइट एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाउअडेज, फाइन। रशिया क्या हुआ ना, रशिया का न्यू इमरजेंस हुआ है, बिकॉज आप देखिए सेंट्रल एशिया में बहुत पावरफुल हो गई है, बहुत जगह पावरफुल हो गई, तो रशिया चाहती है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएं, क्योंकि उससे उसको फायदा है, उसको बिजनेस मिलेगा काफ़ी। सो वो क्या कर रही है, RIC हो रहा है, रशिया इंडिया चाइना कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें बेसिकली अभी जो देख रहे हैं, जितना डिसइंगेजमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान का, सॉरी जितना भी डिसइंगेजमेंट देख रहे हैं चाइना का इंडिया के साथ इन द अपना वेस्टर्न सेक्टर, इन द लद्दाख सेक्टर, ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं रशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रशिया चाइना को भी कन्विंस कर रही है कि तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, इंडिया को भी कन्विंस कर रही है। उसी के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए रशिया के स्टेक अब पाकिस्तान में बढ़ रहा है, सो नाउ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सॉरी रशिया इज ट्राइंग टू अकॉर्ड ए डील जिसमें इस जगह पे शांति हो जाए, एंड दे हैव डन इट एज वेल। याद कीजिए अपना क्या कहते हैं 1965 के बाद क्या हुआ था, ताशकंद इशू। सो रशिया प्लेड ए important role into the Indian subcontinent, because this time is to with the USSR that have played. Now Russia know all the nitty-gritties, though not they are trying to solve this issue, and यदि रशिया ठीक ठाक रहा तो होपफुली वी थिंक कि सियाचिन का इशू शायद रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग इशू, फाइन। सो देखते हैं, लेट अस सी, वी आर होपफुल, बट यू नेवर नो, कहीं गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए तो। दैट्स ऑल ऑन द डे। फिर नया टॉपिक हुआ देन वी विल कंटिन्यू विद द सर क्रीक, फाइन। सो हम लोग करते हैं फिर कंटिन्यू। समझ में आया सारा? ठीक है। पाकिस्तान का जो टॉपिक होता है जनरली 6 घंटे का होता है, बिकॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद छोटे छोटे होंगे। इसको आप अच्छे से समझेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी।